मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कमांडोज। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आपको पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, देखो अभी तक यदि हम ऐसे घंटे वाइज देखें तो बायोलॉजी अकेले में अभी तक जो है 2 लेक्चर बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के, 3 लेक्चर अभी तक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के, 5 लेक्चर 10 घंटे के आसपास हम पढ़ चुके हैं और 10 घंटे का मेरा आपका कनेक्शन बन चुका है। ठीक है ना, है ना? और पढ़ते रहना है बेटा, ऐसी फिजिक्स में है, ऐसी केमिस्ट्री में है, लगातार आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन जरूर जीतेंगे हम। ठीक है, याद रखिए सफलता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हर दिन अपने आप को जो है वो मोटिवेट करना होता है। ठीक है, एवरी डे। जैसे होता है ना घर में मम्मी कभी कई बार जो है वो अपने जिन घरों में पूजा पाठ कॉफी होता है वहां पर वो अखंड ज्योत जलाते हैं। ठीक है ना, आप देखना कई घरों में जो है वो एक मंदिर में एक दीपक जलता रहता है लगातार, उसमें हर रोज जो है वो तेल डालना पड़ता है ताकि वो जलता रहे। यदि हमारे अंदर बर्निंग डिजायर है, हमारे अंदर जो है वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो है वो एक चिंगारी है, आग है, तो उस आग को फ्यूल देना पड़ेगा और वो फ्यूल है आपका डेली का अपने आप को मोटिवेट करना कि कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, इसलिए हम मेहनत करेंगे, जम से पढ़ेंगे बेटा। चलो ठीक है, आज का डोज पूरा, तो अब काम आगे करते हैं उसमें। तो बेटा अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमने क्या क्या देख चुके हैं? हम देख चुके हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, प्लांट सेल क्या होती है, एनिमल सेल क्या होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के डिटेल्स को देखा हमने कि प्लाज्मिड क्या होता है, न्यूक्लियोइड क्या होता है, जीनोफोर का मतलब क्या होता है, 70s राइबोसोम का मतलब क्या होता है, देखा है ना? हमने देखा हमने कि जो है वो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, पिली या फिम्बरी क्या काम करते हैं, फ्लैजिला किस तरह का होता है, सब देखा हमने। ठीक, उसके बाद हमने सेल वॉल पर बात किया, हमने देखा कि प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, टर्सरी सेल वॉल क्या होती है, मिडिल लेमिला क्या होती है, इस पर बात किया हमने, है ना बेटा? ठीक है, तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं, पहले आप मुझे इन प्रश्नों की जरा उत्तर दीजिए। ठीक है ना, है ना? आप तो होशियार बच्चे हो। तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि लेवल करके बताओ कि ये क्या है, स्ट्रक्चर को पहचानो, गौर से इमेज को देखो, बताओ कि ये 1 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है। ठीक है ना? है ना? देखो बेटा, मैं एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं पूछा मैंने आपसे, मैंने आपको जो समझाया है उस अंडरस्टैंडिंग के आधार पर कॉन्सेप्चुअल डायग्राम पूछा है मैंने आपसे कॉन्सेप्चुअल डायग्राम पूछा कि वो कॉन्सेप्ट आपको याद है कि नहीं है, कि जो एक बीचों बीच बड़ी सी प्लांट सेल में आपको थैली दिखाई पड़ती है, इसमें वाटर भरा होता है, उसे क्या बोलते हैं उस थैली को हम? ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम? ठीक है, फिर 2 प्लांट सेल को जोड़ने वाले कनेक्शंस को क्या बोलते हैं हम? जो लिविंग थ्रेड से बना होता है, लिविंग प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड से बना होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? ठीक है, सबसे बाहर वाली लिविंग लेयर क्या होती है प्लांट सेल में, उसके बाहर सेल और उस लिविंग लेयर के बाहर क्या लेयर होती है? ठीक है ना? बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये है, दूसरा क्वेश्चन यहां पर मेरा आपसे ये बताना है आपको कि सेलुलोज किसका पॉलीमर है, सेलुलोज किसका पॉलीमर है, लिग्निन किसका पॉलीमर है, पेक्टिन किसका पॉलीमर है, बताओ चलो। सेलुलोज किसका पॉलीमर है? देखिए कितने बच्चों को याद है, सेलुलोज किसका पॉलीमर है, लिग्निन किसका पॉलीमर है और पेक्टिन किसका पॉलीमर है। ठीक है, ये आपको बताना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर, इसे पहचानिए और बताइए इसमें कौन सा केमिकल आपको देखने मिलता है, किस केमिकल से बना होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है और ये किस केमिकल से बना होता है। ठीक है, इमेज को ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं, इमेज को ध्यान से देखिए, बताइए कि ये स्ट्रक्चर कौन सा है और किस केमिकल से मिलकर ये बना होता है। क्लियर? चलिए, है ना? फिर याद होगा आपको, मैंने बताया था कि पके हुए फल मुलायम होते हैं, और पके हुए फल मुलायम होते हैं क्योंकि उनमें जो है वो मिडिल लेमिला को डिसॉल्व कर दिया जाता है, और मिडिल लेमिला को डिसॉल्व करने वाले एंजाइम क्या होते हैं बेटा? हमने बताया था पिछली क्लास में आपको, ये होते हैं पेक्टोलाइजिंग एंजाइम होते हैं, ये पेक्टोलाइजिंग एंजाइम होते हैं जो मिडिल लेमिला को डिसॉल्व करते हैं, और इनका उपयोग हम जो है वो क्या करते हैं, रेटिंग ऑफ फाइबर में करते हैं बेटा। मिडिल लेमिला 2 प्लांट सेल के बीच की सीमेंटिंग लेयर होती है, हम थोड़ा सा पिछला रिकॉल कर रहे हैं, 2 प्लांट सेल के बीच की सीमेंटिंग लेयर होती है जो प्राइमरी वॉल को आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है बेटा, और रेटिंग ऑफ फाइबर क्या होता है, इस पर भी बात किया था, हमने आपको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म रेटिंग ऑफ फाइबर। हमने कहा था कि
रेटिंग ऑफ फाइबर का मतलब क्या है, ठीक है। तो मैंने कहा था आपसे कि जब भी कभी प्लांट फाइबर को अलग अलग करना पड़ता है तो उनके बीच की मिडिल लेमिला को डिसॉल्व करना पड़ता है, उसे हम रेटिंग ऑफ फाइबर कहते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर मैंने आपसे कहा था कि बचपन में हम कई बार ऐसा खेल खेलते हैं बेटा, है ना। आपने, अच्छा बताओ, आपने इस तरह का इक्विपमेंट कभी बनाया या नहीं बनाया? हालांकि आपके समय तक मोबाइल फोन आ चुके होंगे या बोले तो वॉकी टॉकी आ चुका होगा, लेकिन जब हम छोटे थे ना, हमारे बचपन में तो हमने बनाया हुआ है। हमारे, हालांकि आपके और मेरे उम्र में काफी फर्क है, लेकिन क्या था, ऐसे 2 डब्बे लेके आप खुद बना के देख सकते हो, आप बहुत अच्छा काम करता है। एक रस्सी धागा बांधो आपके दूर दूर तक, यानी दूर कोई आपका दोस्त है, एक रस्सी बांधी हमने, धागा बांधा हमने, पतला सा थ्रेड लिया हमने, एक डब्बा यहां पे एक डब्बा वहां पे खींच के तान के रखा, यहां बोलूंगा ना धीमे धीमे तो वो आवाज धागे से उसके कान तक पहुंच जाएगी। कर कर देखना, ये बड़ा सिंपल प्रयोग करके, है ना। और ये जो है ना, आप इमेजिन करो ये क्या है, देखो ये बॉक्स के समान, ठीक है ना। ये मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है, प्लांट सेल, हमने कहा ये एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है। तो बताओ धागा क्या है? ये जो प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड 2 प्लांट सेल को आपस में कनेक्ट कर रहा है, जो प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड 2 प्लांट सेल को आपस में कनेक्ट कर रहा है, वो क्या है? वो है प्लाज्मोडेस्माटा, क्लियर। चलिए, फिर मैंने आपको एक बताया था कि एक वर्ड जो कंफ्यूज करता है वो है फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है, याद है? फ्रेगमोप्लास्ट वर्ड यूज किया था, हमने कहा था सेल वॉल को बनाने के लिए गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे केमिकल्स को बनाते हैं, और गोल्जी बॉडी इन केमिकल्स को पैकेट में बना के छोड़ता है। इन पैकेट्स को हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। और ये फ्रेगमोप्लास्ट जो होते हैं, ये जो है जहां पर सेल वॉल का फॉर्मेशन होना होता है, जहां पर मिडिल लेमिला को बनना होता है, जहां पर सेल के साइटोप्लाज्म को, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म को 2 हिस्सों में बंटना होता है। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जहां पर प्लांट सेल को 2 हिस्सों में, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म को 2 हिस्सों में बांटना होता है। वहां पर जो है प्लेन एंड प्लेस को डिसाइड करता है माइक्रोट्यूब्यूल की, यहां पे भैया थैलियां आके जमा होंगी, और वो थैलियां जो आके जमा होती है वो क्या होती है? वो थैलियां होती है फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है, देखा हमने, ठीक है। तो हमने कहा था फ्रेगमोप्लास्ट आर द प्रिकर्सर ऑफ सेल प्लेट, ठीक है ना बेटा। तो हमने फ्रेगमोप्लास्ट के बारे में बात किया था, ये सेल प्लेट को आते हैं। आपको बता दूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं अभी कल परसों क्या होता, मैं कुछ रिव्यू देख रहा था ऐसे ही, मतलब किसी ने मुझे भेजा कि सर देखो कुछ रिव्यूज डले हुए हैं, कुछ क्वेरा पे डले हुए हैं, कुछ यूट्यूब पे वीडियो डले हुए हैं, जहां पे लोगों ने कंपेयर किया हुआ है तमाम कोचिंगों के साथ बायोमेंटर्स को। और अधिकांश बच्चों का बोलना यह कि सर बायोमेंटर्स में तो जो है टीचर्स ज्यादा पढ़ाते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के बाहर पढ़ाते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि तुम खुद जान रहे हो कि पूरा 100% एनसीईआरटी का एक लाइन हम कवर करते हैं। लेकिन बेटा क्या होता है कि एनसीईआरटी दोहे के समान लिखी हुई है, एनसीईआरटी सिलेबस के समान लिखी हुई है, और जो टीचरों को नहीं पता होता वो बांच के निकल जाते हैं, और तुमको लगता है पढ़ा दिया, किसी बच्चे को लगता है पढ़ा दिया। लेकिन एनसीईआरटी को सच में पढ़ना है ना, स्कूल के अंदर जैसे पढ़ाना चाहिए, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, एनसीईआरटी को स्कूल के अंदर ऐसे पढ़ाना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाते हुए, ठीक है ना, कि हर एक लाइन के पीछे क्या छिपा हुआ है, क्या थ्योरी छिपी है, इसको समझाते हुए, ठीक है। तो वो बड़ी चीज मिसिंग है, और बायोमेंटर्स ईमानदारी के साथ वो चीज कर रहे हैं ऑनलाइन में। ऑफलाइन में यदि आप जाकर देखोगे, मैं जनरली मैं किसी क्लासेस का नाम नहीं लेता हूं, पर मैं बोलूंगा मान लो ऑनलाइन, ऑफलाइन में जो है वो कोटा के जो रीडिंग क्लासेस है, मान लो, ठीक है, आप जानते ही नाम उनका, है ना, ठीक। तो वो क्लासेस जो है वो, उनमें भी यदि आप कंटेंट देखोगे आपको लगेगा कि हाँ, क्लासरूम कंटेंट देखिएगा उनका, बिल्कुल जैसे हम पढ़ाते हैं वैसी कंटेंट वो पढ़ाते हैं, ठीक है। हमने अपने आप को चेक किया, देखा भैया हम जो है नेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूट को लोग कहते हैं उससे कहां पर हम स्टैंड करते हैं। हमने पाया कि हम 19 नहीं है, हम 20 ही होंगे, ठीक है ना। तो हमारा कंटेंट भी वैसा है, तो इसलिए भरोसा रखो बेटा, ठीक है। देखो आपके पास जो अभी तक हम कहां कवर, देखो हमारे पास ये अपना बुकलेट है, ये अपना प्रिंटेड मटेरियल है, जो बायोमेंटर्स में आप में का प्रिंटेड मटेरियल है। अब देखो इसमें हम कहां तक कवर कर चुके हैं, इसमें हम पेज नंबर ने, देखो इसमें आपको एक चीज क्लियर कर दूं मैं आपको, कि इसमें आपका बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी कवर हो चुका हमारा। लिविंग वर्ल्ड का जो पहला वाला एक पेज है, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में जो पहला वाला एक पेज है, उसको मैंने बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के अंदर कवर किया हुआ है, कि लाइफ कहां से आई है, उसको मैंने वहां पे कवर किया हुआ है, ठीक है ना। पेज नंबर 19, ठीक है, 19 नंबर पेज है ना, 18 19 17 18 19 17 18 19 मैंने कवर किया हुआ आपको, ठीक है। उसके बाद हम आ गए सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ में आ गए, यहाँ पे हम उसमें हम ऑलरेडी जो है कहां तक पहुंच चुके हैं, हम पेज नंबर जो है वो आज हम पढ़ रहे हैं अभी, इसमें फ्रेगमोप्लास्ट की जहां तक बात की हमने पेज नंबर 69 तक, ठीक है। तो आपको, और मैंने एक बात गौर की, मटेरियल हाथ में होता है ना, फीलिंग अच्छी आती है, क्लासेस वाली फीलिंग आती है।
ये मैं पहले सोचता था कि नहीं यार बच्चे प्रिंट आउट निकालेंगे, पर एक्चुअली मैंने देखा कि मटेरियल प्रिंटेड हाथ में होता है तो क्लास वाली एक अलग फीलिंग आती है। ठीक है, खैर छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है, इस पर बात किया हमने कि ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है, और यही सेल प्लेट आगे, अब मैं जितनी बातें कह रहा हूं सब दिमाग में रखना, सब डीपीएस में आएंगी, ठीक है। और जो सेल प्लेट होती है आगे जाके वो मिडिल लेमिला में कन्वर्ट होती है, ठीक है। अब बार बार आ रहा है जिक्र के कि सेल में ये मालूम चला, प्रश्न ये उठता है कि यदि हम सेल को डिटेल में पढ़ रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए भैया किन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इन टेक्निक्स के नाम आगे आएंगे। जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन, मैंने आपको होमोजिनेशन के बारे में बताया था कि सेल फ्रैक्शनेशन क्या होता है, हमने बात किया था पहले इस बारे में। तो हमको ये पता होना चाहिए कि एक सेल की स्टडी कैसे करते हैं, क्योंकि हमको माइक्रोस्कोप के बारे में हमने जो है ब्रीफ में देखा उसको हमने, तो हमको कुछ ब्रीफ में वो टर्मिनोलॉजी मालूम होना चाहिए जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में काम आएगी, जो हमारे आगे बायोटेक्नोलॉजी में भी काम आएगी, ठीक है ना, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर भी काम आएगी। तो कुछ ऐसे टूल्स एंड टेक्निक हैं जो बिखरे हुए हैं एनसीईआरटी में। देखो बेटा, बायोमेंटर्स ने सब चीजों को ठीक से अरेंज किया हुआ है, तो जो बिखरा हुआ है उसको ठीक से अरेंज करके यहां पर हम देखेंगे। तो अभी हम बात करेंगे कि एक सेल का अध्ययन कैसे करते हैं, हाउ ए सेल इज स्टडीड, उस पर हम बात करेंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं साइटोकेमिस्ट्री। सबसे पहला तरीका तो यह कि हम कोई केमिकल यूज करें और केमिकल से हम रंग दें, ठीक है, रंग दें। मान लो हमने कहा कि हमारे पास एक ऐसा केमिकल है, सुनो, हमारे पास एक ऐसा केमिकल है जो सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को रंग सकता है। हमारे पास एक ऐसा केमिकल है जो सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को रंग सकता है। तो हमने वो केमिकल को एक लिविंग सेल में डाला और पता किया हमने कि उसमें कितने माइटोकॉन्ड्रिया हैं। तो जहां जहां माइटोकॉन्ड्रिया होगा वहां पे कलर दिखाई पड़ेगा, बाकी जगह पे कलर नहीं दिखाई पड़ेगा। यदि एक जगह पे कलर दिखाई पड़ा तो एक माइटोकॉन्ड्रिया है, दो जगह दिखाई पड़ा दो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो जैसे हम आपसे कहें, एक छोटा सा किस्सा, बचपन में कहानी सुना करते थे कि एक डायमंड था, हीरा था, उस हीरे को जो है वो, उस हीरे में एक केमिकल लगा हुआ था, कोई उस हीरे को छुएगा तो उसके हाथ लाल हो जाएंगे, है ना। तो मान लो वो हीरा कहीं पर रखा हुआ है, एक एग्जीबिशन चल रही है, ठीक है, टिनिंग टिनिंग एक एग्जीबिशन चल रही है, 50 लोग वहां पे उस हीरे को देखने आए हुए हैं, और अचानक से लाइट जाती है और हीरा गायब, ठीक है। तो अब जब लाइट, फिर हड़बड़ी मच गई, जो हीरा गायब हो गया, लाइट को ऑन किया, पता भाई हीरा कहां गया, डायमंड कहां गया, ढूंढो। तो अब आप क्या बोलोगे, कैसे ढूंढोगे? आपने कहा सर, आपने कहा था जो भी हीरा चुराएगा, जो भी हीरे को हाथ लगाएगा उसके हाथ लाल हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे, आप उस 50 लोगों की भीड़ में लोगों से बोलोगे सब अपने अपने हाथ दिखाओ। सबने अपने अपने हाथ दिखाए और देखा कि एक व्यक्ति के हाथ लाल है, तो क्या है, हीरा चोर, है ना। तो केमिकल का यूज भी सेल में ऐसे ही होता है कि जिसके बारे में पता करना है वो केमिकल यूज करते हैं, वो उसको स्टन करेगा, पहचान लेंगे, दैट इज कॉल्ड टिनिंग टिनिंग साइटोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको, साइटोकेमिस्ट्री बोलते हैं, है ना, आसान। चलो देखते हैं। साइटोकेमिस्ट्री comprises a set of procedure in which different stains are used। stain मतलब कलरफुल मटेरियल, ठीक है, these are the कलरफुल मटेरियल दैट प्रोड्यूस कलर, के हम बोलेंगे मटेरियल दैट प्रोड्यूसेस कलर, ठीक है। क्या बोलोगे इसको, स्टेन बोलोगे आपके। इनका उपयोग करते हैं हम डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का पता लगाने में सेल में, ठीक है ना। और हम जब भी कभी हमको सेल देखना होता है बेटा, कोई ऑर्गन को समझना होता है, चाहे लाइट माइक्रोस्कोप, सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें हम, लाइट माइक्रोस्कोप जो नॉर्मल सनलाइट में या आर्टिफिशियल लाइट में यूज कर सकते हैं उसकी बात करें हम, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, उसमें हमको स्टेन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। साइटोकेमिकल डिटर्मिनेशन सेल ऑर्गन को पहचानने के लिए, अलग अलग करने के लिए अलग अलग प्रकार के स्टेन का हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोटीन का पता लगाना है तो मिलांस रिएजेंट यूज करते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, मैंने बता दिया। पर केमिस्ट्री के लिए याद रखना बेटा ना, ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ठीक है, मैं बता दिया। हमने एक 4 नंबर केमिस्ट्री वाला भी मैंने कवर कर दिया यहां पे, ठीक है। प्रोटीन का पता लगाने के लिए मिलांस रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं। पॉलीसेक्राइड का पता लगाने के लिए सिर्फ रिएजेंट यूज करते हैं, ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। पॉलीसेक्राइड का पता लगाने के लिए सिर्फ रिएजेंट का उपयोग करते हैं। लिपिड का पता लगाने के लिए हम सुडान ब्लैक और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का उपयोग करते हैं। और जो बायोलॉजी का टिपिकल बायोलॉजी का क्वेश्चन है वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आऊंगा आने वाला,
आएगा आने वाला, ठीक है ना। एक गाना बड़ा फेमस था, एक पुरानी फिल्मों का, किशोर कुमार का गाना था इसके, वो महल फिल्म थी, आएगा आने वाला। तो मैं हमेशा उस गाने को याद रखता हूं, जब भी बोलूंगा आएगा आने वाला मतलब वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो दिमाग में डाल लेना चाहिए कि ये बोल रहा हूं आपसे, आएगा मतलब आएगा, ठीक है, ठीक है। हमने जो कह दिया मतलब कह दिया, आप दिमाग में रखना इस बात को। चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे एग्जाम के बाद। डिटेक्शन ऑफ डीएनए फ्यूजन्स रिएजेंट, बेसिक फ्यूजन के डीएनए का पता लगाने के लिए हम जो है फ्यूजन्स रिएजेंट का उपयोग करते हैं, जिसमें बेसिक फ्यूजन नाम की डाई का हम यूज करते हैं, ठीक है। डीएनए आरएनए दोनों का एक साथ पता लगाना हो तो हम क्या करते हैं, एक्रिडीन स्टेन यूज करते हैं, डीएनए को हरा कर देगा, आरएनए को पिंक कर देगा वो, ठीक है। लिग्निन का पता लगाना हो तो फ्लोरोग्लिसरॉल और एचसीएल का उपयोग करते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर एक बार पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एसिडिक स्टेन मतलब जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यदि एसिडिक स्टेन है तो वो बेस मटेरियल पे काम करेगा, समझ गए ना बात को। कोई एसिडिक स्टेन है तो एसिड और बेस क्रिया होती है ना बेटा, अम्ल क्षार क्रिया होती है। तो एसिडिक नेचर के स्टेन क्या है, एसिड फ्यूजन इयोसिन, और सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज जेनस ग्रीन, ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेनिंग करने वाला होता है जेनस ग्रीन, माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेनिंग इससे करते हैं हम, ठीक है। बेसिक स्टेन क्या होते हैं, क्षार की प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टल वॉयलेट बताओ कहां पढ़ा इसको हमने, बताओ 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 कहां पढ़ा हमने, बैक्टीरियल, वेरी गुड, सेल वॉल स्टेनिंग, जिसकी स्टेनिंग होती है लूज नहीं करता, ग्राम पॉजिटिव नहीं होती है, ग्राम नेगेटिव, याद है पढ़ा, क्रिस्टल वॉयलेट एंड आयोडीन, ठीक है। सैफ्रानिन से किसकी स्टेनिंग करते हैं, लिग्निन की स्टेनिंग हम सैफ्रानिन से करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है के। इसके अलावा बेसिक फ्यूजन से डीएनए की स्टेनिंग करते हैं हम, एसिडोकार्बिन और हेमेटोजाइलोन से हम क्रोमोसोम की स्टेनिंग करते हैं। क्रोमोसोम की स्टेनिंग किससे करते हैं बेटा, है ना, नोट करते जाया करो साथ में, ठीक है। एसिडोकार्बिन हेमेटोजाइलोन से क्रोमोसोम की स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, क्लियर। देखो अब चीजें याद, जो बड़ा है, देखो बेटा मैंने कहा ना आपसे कि मैं जो पढ़ाता हूं ना उसमें कंटेंट में पूरा 100% से कवर करता हूं, एंड 100% एनसीईआरटी प्लस जो इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू के लिए, अपकमिंग एग्जाम के लिए। यार सालों का अनुभव है हमारा, 27 साल का अनुभव है, तो अब हमारा कहीं अनुभव का कुछ तो वैल्यू है ना, तो वो सब कवर करता हूं। इसलिए जहां लिखा रहा हूं आईएमपी लगा लेना, भूलना मत उसको आप, ठीक है। चलिए, एडिलिन ब्लू, कॉटन ब्लू फंजाई की स्टेनिंग करता है, ठीक है। एसिडोकार्बिन न्यूक्लियाई क्रोमोसोम आईएमपी है, बॉक्स बना लीजिए। क्रिस्टल वॉयलेट विथ आयोडीन लिख लो उसमें, विथ आयोडीन। बैक्टीरिया की स्टेनिंग करता है, इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, ठीक है। इयोसिन, साइटोप्लाज्म, सेलुलोज, बेसिक फ्यूजन, डीएनए एंड क्रोमोसोम, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेनस ग्रीन माइटोकॉन्ड्रिया, इंपॉर्टेंट है ये, जेनस ग्रीन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। लाइट ग्रीन और फास्ट ग्रीन साइटोप्लाज्म और सेलुलोज, ठीक है। मिथाइलिन ब्लू न्यूक्लियाई एंड पैक्टिक सब्सटेंस, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पर यह पढ़ा होना चाहिए। सैफ्रानिन लिग्निफाइड टिश्यू, इंपॉर्टेंट है बेटा। आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन भी ये चीज, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च की स्टेनिंग करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सोल सॉल्यूशन सेल वॉल की स्टेनिंग में काम आता है, लिग्निन, क्यूटीन, सुबेरिन, सेलुलोज स्टार्च को स्टेन करता है। एक बार पढ़ा होना चाहिए, एक बार पढ़ा होना चाहिए, ताकि बाउंसर क्वेश्चन को हम बाउंसर पे हम 6 मार सके हम, ठीक है। मैलेकाइट ग्रीन सेल वॉल एंडोडर्मिस जाइलम, एज्यूर बी पायरन वाइव आरएनए के। हेमेटोजाइलोन इंपॉर्टेंट है बेटा, न्यूक्लियस, ठीक है। बाकी सब एक बार पढ़ना, रटने की कोशिश मत करना, याद रहता है अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, भूल जाना, ठीक है। बाकी सब एक बार पढ़ा होना चाहिए, ताकि ऑप्शन में आप कि ये नहीं है ये नहीं है आप ढूंढ सके नेगेटिव अप्रोच से ऑप्शन में, ठीक है ना। ये हम बिल्कुल ट्रेन कर रहे हैं, कमांडो ट्रेनिंग है, टफ से टफ क्वेश्चन को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिए, कुछ स्टेन ऐसे होते हैं बेटा, वाइटल स्टेन का मतलब क्या होता है, ऐसे स्टेन जिनका, देखो जनरली क्या होता है, कोई भी स्टेन क्या होता है, एक ऐसा केमिकल होता है जो कलर प्रोड्यूस कर रहा होता है। कोई भी स्टेन एक ऐसा केमिकल होता है जो कलर प्रोड्यूस कर रहा होता है, और जनरली ये केमिकल होते हैं जहरीले टॉक्सिक होते हैं, जनरली ये जहरीले टॉक्सिक होते हैं। जब भी आप स्टेन यूज करोगे तो सेल का लिविंग कंपोनेंट मर जाएगा, लेकिन कुछ स्टेन अच्छे होते हैं, उनका यूज करने पर सेल का लिविंग कंटेंट मरता नहीं है, उन्हें वाइटल स्टेन कहते हैं। तो वाइटल स्टेन वो स्टेन होते हैं जिनको स्टेन काम कर सकते हैं हम लिविंग सेल्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल के कोई फंक्शन पे असर नहीं करेगा, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जेनस ग्रीन। जेनस ग्रीन का उपयोग हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेनिंग में करते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में जिस हिस्से से रिएक्ट करता है, ये केमिकल माइटोकॉन्ड्रिया में जिस हिस्से से रिएक्ट करता है वो हिस्सा है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम,
एज लगा मीन्स एंजाइम, एज लगा मतलब एंजाइम, ठीक है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एज एंजाइम का सरनेम है, ठीक है। एमाइलेज, पैक्टिनेज, ठीक है ना। तो एज मतलब सरनेम, सर किसका सरनेम, एंजाइम का सरनेम एज। तुम लिखते ना कुमार सिंह, सरनेम एज। जो प्रोटीन पे काम करने वाला एंजाइम प्रोटीएज, लिपिड पे काम करने वाला एंजाइम लाइपेज, है ना, ठीक है। तो क्या बोला मैंने आपसे कि जेनस ग्रीन जो होता है ये वाइटल स्टेन है, जो आपको याद रखना है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टेनिंग करता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आती, ठीक है। बाकी मिथाइलिन ब्लू और न्यूट्रल रेड भी वाइटल स्टेन होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, वो है आपका जेनस ग्रीन, ठीक है, क्लियर। अब देखो बेटा, जो डीएनए की स्टेनिंग है ना, इसका जिक्र बार बार आता रहेगा, इसका बार बार जिक्र आता रहेगा आपका, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ठीक है। यानी फ्यूजन नाम के, फ्यूजन और रोसेनबेक ने जो है वो फ्यूजन रिएक्शन को खोज निकाला। इन्होंने कहा कि फ्यूजन रिएक्शन इज स्पेसिफिक फॉर द स्टेनिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की स्टेनिंग करने के लिए हम फ्यूजन रिएक्शन का उपयोग करते हैं, और इसको फ्यूजन और रोसेनबेक ने डेवलप किया था। इसमें हम बेसिक फ्यूजिन डाई का इस्तेमाल करते हैं। जिस स्टेन का हम यूज करते हैं, जिस रंजक का या स्टेन का हम यूज करते हैं, वो होता है बेसिक फ्यूजन। वो क्या होता है, वो बेसिक फ्यूजन होता है, जो कि डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर, यानी डीएनए के अंदर जो शुगर होती है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये 5 कार्बन शुगर होती है, पेंटोस शुगर। कोई बोलता है पेंटोस शुगर का मतलब क्या, पेंटोस होता है 5 कार्बन शुगर, ठीक है। जैसे आपकी ग्लूकोज क्या होती है, 6 कार्बन शुगर होती है, तो ये पेंटोस शुगर होती है 5 कार्बन शुगर। उसमें जो है डीऑक्सीराइबोस में जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है उससे रिएक्ट करता है। इतना डिटेल में क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर भी आता है और बायोलॉजी के अंदर भी आता है, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूं ये केमिस्ट्री के अंदर भी बेटा आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, याद रखना है, ठीक है। अब मान लो आपका जो स्टेन है, स्टेन था ग्रीन, आपने ग्रीन कलर का स्टेन आपने यूज किया, इसने एक सेल कंपोनेंट को कलर किया और वो कलर कंपोनेंट दिख रहा है पिंक आपको, मतलब आपने ग्रीन कलर का स्टेन इस्तेमाल किया, सेल के कंपोनेंट से केमिकल क्रिया किया उसने और पिंक कलर का वो दिखाई पड़ा। इस फिनोमिना को बोलते हैं मेटाक्रोमेजिया। मेटाक्रोमेजिया का मतलब है कि कुछ सेल कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो स्टेन से कलर करने पर एक अलग रंग के दिखाई पड़ते हैं। इस फिनोमिना को मेटाक्रोमेजिया कहते हैं। सम सेल कंपोनेंट शो कलर अदर देन द ओरिजिनल कलर विद सम स्टेन, के कुछ स्टेन का उपयोग करने पर कुछ सेल कंपोनेंट एक डिफरेंट कलर को शो करते हैं। इस फिनोमिना को मेटाक्रोमेजिया कहते हैं। PYQ है, पूछेगा तो बताना है, ठीक है ना, ठीक। फिर सेल फ्रैक्शनेशन का जिक्र बार बार आएगा बेटा, बायोमोलिक्यूल्स में भी इसका जिक्र आएगा। जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे ना बेटा, देखो कई चीजें ऐसी हैं, यहां पे मैं क्लियर कर दूं कि मेरा पढ़ाने का तरीका ये कि आप किताबों में लाइन टू लाइन ढूंढोगे तो एनसीईआरटी पूरा मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको लगेगा कि ये लाइन से 2 लाइन के बीच में सर ने बहुत सारी बातें बताई हुई हैं। तो एक्चुअली में क्या है बेटा, पूरा बायोलॉजी में एक साथ देखता हूं, तो जहां जो जरूरी है उसको मैं अच्छे से समझाता हूं ताकि आगे वो हमारे काम आए। जब हम सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ पूरा पढ़ लेंगे तो आगे के चैप्टर हमको आसान लगेंगे, क्योंकि हमको बहुत सारे फंडे हमारे क्लियर होंगे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम सेल फ्रैक्शनेशन की बात करते हैं। सेल को फ्रैक्शन में हिस्सों में तोड़ देना, मतलब सेल को तोड़कर उसके कंपोनेंट को बाहर निकाल लेना। सेल को डिसरप्ट कर तोड़कर उसके कंपोनेंट को बाहर निकाल लेना, सेल फ्रैक्शनेशन बेटा, ठीक है। क्या लिखा है, इट इज ए मेथड बाय विच सेल और टिश्यू इज डिसरप्टेड टू सेपरेट द वेरियस सेल कंपोनेंट, ठीक है। इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व है, तोड़ना, निकालना और उसके स्टडी करना, ठीक है। पहला हो गया तोड़ना, निकालना और पढ़ना, ठीक है ना, ठीक। अरे हम शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं यार, ठीक है, हम अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। दोष दिया, पकड़ के तोड़ दिया, टप 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 तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद निकालना अलग अलग, फेंट दिया उसको हमने, फिर स्टडी कर लिया उसका कि क्या है। सेल को लिया, पहले भी बताया ना, मिक्सर ग्राइंडर में लिया उसको, टी पूरा टिश्यू डिसरप्ट कर दिया। फिर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में लिया हमने, जोर से घुमा दिया, हैवी पार्टिकल पहले अलग हो गया, फिर लाइट पार्टिकल, फिर उससे लाइट पार्टिकल, सेंट्रीफ्यूगेशन बोला उसको हमने। और जो निकाला हमने लेयर, उसकी स्टडी कर ली लेबोरेटरी में, बायोकेमिकल एनालिसिस, ठीक है ना। क्या कठिन है बताओ, है ना। तो सेल फ्रैक्शन में 3, तोड़ना मतलब होमोजिनेशन, निकालना मतलब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, पढ़ना मतलब बायोकेमिकल एनालिसिस, ठीक है ना। चलो, तो होमोजिनेशन में क्या करते हैं हम,
दबाव का, प्रेशर का उपयोग करके हम सेल को डिसरप्ट करते हैं, लेकिन सेल को तोड़ने के लिए जिस मीडियम का उपयोग करते हैं, दैट मीडियम इज इंपॉर्टेंट, 0.25 m सुक्रोज सॉल्यूशन PyQ है बेटा। यानी जब भी सेल के कंपोनेंट को बाहर निकालते हैं तो वहां पर हम सुक्रोज सॉल्यूशन में उसको हम रखते हैं। इससे सेल के कंपोनेंट की ओरिजिनल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है और वो एक दूसरे से चिपकते भी नहीं है, वो क्लंपिंग भी नहीं करते उठ के। तो 0.25 m सुक्रोज सॉल्यूशन का हम यूज करते हैं, याद रखना, और डिटेल में नहीं जाएंगे हम, ठीक है। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि टूटे फूटे सेल के कंपोनेंट होते हैं, होमोजेनाइज सेल के कंपोनेंट पाए जाते हैं, उसे हम होमोजिनेट कहते हैं, ठीक है, उसे हम होमोजिनेट कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन पे। जो होमोजिनेट है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल के टूटे हुए कंपोनेंट हैं, उस पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है तो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। डिफरेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं और उस जिस मशीन का उपयोग करते हैं उसे हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, ठीक है। लार्जर पार्टिकल सबसे पहले भारी कण दूर हो जाते हैं, फिर हल्के कण दूर होते हैं इसमें, ठीक है ना। मतलब लो स्पीड पर हाई लार्जर पार्टिकल अलग हो जाते हैं, उनको निकाल लेते हैं हम, फिर स्पीड को बढ़ाते हैं, फिर जो पार्टिकल अलग होते हैं उनको निकालते हैं, फिर स्पीड को और बढ़ाते हैं। मशीन जो है लगातार तेजी से गोल गोल घूमती है क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जनरेट करती है। जैसे कि 800 राउंड पर मिनट के 800 आरपीएम पे, यानी मशीन 1 मिनट में 800 बार घूमती है तो न्यूक्लियस वाला कंपोनेंट अलग हो जाता है। 12,000 राउंड पर मिनट घूमती है तो माइटोकॉन्ड्रिया के टुकड़े अलग हो जाते हैं, और 50,000 राउंड पर मिनट घूमती है तो राइबोसोम वाला जो फ्रैक्शन होता है ना, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटने पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर राइबोसोम जुड़े होते हैं, उसे माइक्रोसोम बोलते हैं। माइक्रोसोम मतलब होता है राइबोसोम वाला हिस्सा, तो वो अलग होता है निकल के, ठीक है। देखो है ना, टिश्यू सेल को लिया हमने, होमोजिनेशन किया, होमोजिनेट बन गया, उसको हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर हमने अप्लाई किया, ठीक है, क्लियर। देखो है ना, ऐसी मशीन होती है, इसमें टेस्ट ट्यूब में डालते ना और जोर से घूमती है, बहुत तेज घूमती है मशीन ये, ठीक है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कहते हैं इसको हम, ठीक है ना, क्लियर है ना। देखो आप है ना, सुक्रोज सॉल्यूशन लिया हमने, है ना बेटा, उसमें डाला हमने सेंट्रीफ्यूज, और देखो आप लार्जर पार्टिकल बॉटम में आ गए, मीडियम साइज पार्टिकल उसके ऊपर है और स्मॉलर पार्टिकल और ऊपर है। देखो इमेज नंबर 5 में देखो, है ना, इमेज नंबर 5 में देखिए, मैं भी एक बार नोट्स में देखता हूं कहां पे, ठीक है। देखो है ना, ये वाला इमेज तो उसमें दे रखा है बेटा ना, ये वाला इमेज नहीं, दूसरा उसके पहले वाला इमेज दे रखा है इसमें, ठीक है ना, क्लियर। ये वाला इमेज भी है क्या, नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर है ना बेटा, ऐसे हम इस कंपोनेंट को अलग अलग कर सकते हैं। पहले हैवी पार्टिकल अलग होंगे, स्पीड बढ़ाओगे, फिर उससे हल्के पार्टिकल, स्पीड बढ़ाओगे, फिर उससे हल्के पार्टिकल अलग कर पाओगे आप, है ना, ठीक है। साइज रैंकिंग बात करें हम, ठीक है, तो सब यानी इसके आधार पर जब हम पार्टिकल्स को अलग अलग निकालते हैं, एक सेल को तोड़ते हैं, उसके सेल के कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं, तो क्या मालूम चलता है पता है आपको, ये मालूम चलता है हमें कि सबसे बड़ा साइज है न्यूक्लियस का, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट का, फिर माइटोकॉन्ड्रिया का, सबसे छोटा साइज होता है राइबोसोम का, ठीक है ना। और स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेनस सेल कंपोनेंट देखने मिलते हैं माइक्रोबॉडी और लाइसोम हमको देखने मिलते हैं, जो मेम्ब्रेनस सेल कंपोनेंट है वो देखने मिलते हैं सबसे छोटे साइज के, दिमाग में रखना है इस बात को, ठीक है, क्लियर। अब माइक्रोबॉडी लाइसोम सब बातें पढ़ेंगे हम। अब कई लोग, आप में से कई लोग बोले सर आपने बताया नहीं अभी तक कि 70S राइबोसोम में S का मतलब क्या, 50S इसका सब यूनिट है, 30S इसका सब यूनिट है। मैथमेटिकली करेक्ट नहीं होता ये चीजें कि 50 और 30 तो 80 होना चाहिए, पर 70 क्यों हो रहा है ये। फिर आपने कहा था 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक के होते हैं, 60S सब यूनिट है, ठीक है, और 40S सब यूनिट है। तो S का मतलब क्या, S का मतलब बेटा कुछ नहीं, ये है सेडिमेंटेशन कॉएफिशिएंट। ये क्या है, ये सेडिमेंटेशन कॉएफिशिएंट है, ठीक है, ये अवसादन गुणांक है, मतलब सेडिमेंट बनने की बात है, यानी जो पार्टिकल है वो जब सेडिमेंट बनना मतलब पार्टिकल का जमा होना, उसकी बात चल रही है यहां पर, ठीक है। तो ये स्पीड को शो करता है कि वो कहां पे, सेडिमेंट कॉएफिशिएंट क्या शो करता है कि जब आपने इसको घुमाया तो वो कितना हैवी था, जो उस स्पीड पर जाके वो सेटल डाउन हुआ, मिला हमको, ठीक है। उसको मैथमेटिकली मत जोड़ना बेटा इसलिए, ठीक है। क्या बता रहा है, लार्जर वैल्यू ऑफ एस का मतलब क्या है, अवसादन गुणांक, हिंदी में बोलते हैं इसको, हिंदी में वर्ड यूज करते हैं अवसादन गुणांक, पर बेटा इंग्लिश वर्ड याद रखना है यार, है ना, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, सेडिमेंटेशन कॉएफिशिएंट कहते हैं, ऐसे शो करते हैं, बताता है लार्ज वैल्यू का मतलब है कि ये लार्ज मॉलिक्यूलर वेट का पार्टिकल है जो अधिक स्पीड में अलग हुआ है, ठीक है।
फास्टर सेडिमेंटेशन रेट को शो करता है, ठीक है। और ये चूंकि इस टेक्निक को स्वेडबर्ग ने बताया था, तो इसको हम जो है वो हम इसको लिए क्या होते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट वर्ड भी यूज करते हैं इसके लिए, हम स्वेडबर्ग यूनिट वर्ड भी इसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। एंड जो एस है वो इट आल्सो रिप्रेजेंट द स्वेडबर्ग सेडिमेंट कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करता है, और इसे हम स्वेडबर्ग यूनिट भी कहते हैं, इसको हम स्वेडबर्ग इकाई भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आते हैं क्रोमेटोग्राफी पे। अब देखो बेटा, भूलना नहीं टर्मिनोलॉजी, मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि शब्दों को समझो, ठीक है। यानी हमेशा बेटा क्या करना है, हमेशा शब्दों को समझना है अपने, ठीक है। क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर, कलर, ठीक है ना, क्या होता है, कलर के। तो देखो इसका मतलब यह हुआ बेटा कि अब हम एक काम करते हैं, हम ऐसे ऐसे समझते हैं। एक जमाना था, पता नहीं आपने वो जमाना देखा है या नहीं देखा है, आपकी कुछ नजर ध्यान में है या नहीं है, कि पहले के जमाने में क्या होता था बेटा, जो है लोग इंक पेन इस्तेमाल करते थे। आपने कभी एक हीरो कंपनी का एक इंक पेन आता है, हीरो कंपनी का, चाइनीज पेन बोलते हैं इसको, हीरो कंपनी का पेन आता है, चाइनीज पेन। आप में से किसी ने यूज किया है क्या, कमेंट में बताना जरूर के क्या आपने हीरो कंपनी का चाइनीज पेन इस्तेमाल किया है। आपने नहीं किया है तो आपने जिंदगी में एक बड़ी चीज मिस की है। अब कभी स्टेशनरी शॉप जाना, आस पड़ोस में कोई स्टेशनरी शॉप जाना, उससे पूछना चाइनीज पेन आता है एक हीरो कंपनी का, वो है क्या आपके पास, ठीक है। इंक पेन होता था वो, और हैंडराइटिंग सुधारने के लिए, मतलब एक जमाना था जब हम छोटे बच्चे थे ना, तो हैंडराइटिंग सुधारने के लिए बहुत लोग इसको ना पूरे इस क्लास पूरा इसका यूज करती थी। जो पहले से लिखे हुए, हम लोग साल में ना 10-15 पेन ऐसे तैयार करते थे, जो लिख लिख के हम थोड़ा कुछ कई पेज लिखते थे, उसके बाद पेन अच्छा हो जाता था, वो फिर संभाल करते थे कि मेन एग्जाम में यूज करेंगे इसको हम। यार पढ़ने वाले बच्चे थे शुरू से। हमारे जमाने में ना कम उम्र में प्यार करने की परमिशन नहीं थी, ना हम जानते थे, ना इतना टीवी था, ना इतना जो है मोबाइल था, है ना। आज लोग पहले प्यार करते हैं, बाद में बचे हुए समय में पढ़ाई करते हैं। तो ये जो प्यार और पढ़ाई का जो बैलेंस बिगड़ा है ना, ये बहुत खतरनाक है सेहत के लिए, ठीक है। और वो जिसको तुम प्यार समझते हो ना, प्रेम समझते हो ना, वो प्रेम नहीं है। वो जिसको तुम प्रेम समझते हो वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम चोपड़ा है। वो क्या है, प्रेम चोपड़ा। अब प्रेम चोपड़ा क्या है पता कर लेना, ठीक है। पुरानी फिल्मों का विलेन है, ठीक है। वही जिंदगी का विलेन है जो जिंदगी में कोई अच्छा नहीं होने देता। तो इसलिए अभी पढ़ने पे फोकस करते हैं, है ना। सर मैंने तो नहीं किया, मेरी बात, तो हम तुम्हारी बात थोड़ी ना कर रहे। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, तुम काहे परेशान हो रहे हो, है ना। हम तो उसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हो, वो देखो कुछ घर छोड़ के एक कमांडो और पढ़ाई कर रहा है, वही बदमाशी कर रहा है ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं ना। इट इज जनरलाइजेशन, ठीक है। तो चलो आगे। तो अभी क्या है कि बचपन में ना इंक पेन यूज करते थे। तो मान लो पापा के पास में जो है, पापा 4 कलर की इंक लेके आए। एक है रेड इंक, एक है ब्लू कलर की इंक, एक ग्रीन कलर की इंक और एक ब्लैक इंक है। रेड इंक है, ब्लू इंक है, ग्रीन इंक है और ब्लैक इंक है ना। आपका मन किया एक प्रयोग करने का, आपने कहा पापा लेके इंक आए थे, अपना प्रयोग करते चलो। आपने एक बड़ा सा ग्लास लिया, उसमें बोतल खोली, रेड इंक की डाल दी, ग्रीन इंक की बोतल डाल दी, ब्लू इंक की बोतल डाल दी और ब्लैक इंक की बोतल डाल दी, और चम्मच से घुमा दिया कि क्या हुआ इसमें, पूरा कलर मिक्स हो गए, सारा इंक मिक्स हो गया। वो तो डार्क कलर का कुछ ऐसा बन गया जो था। पापा लौट के आए, पापा ने कहा मेरी इंक कहां रखी है। अब अपने को तो समझ में आ गई बात की, अब तो पिटाई लगने वाली है, ठीक है। दे चपाट कि क्यों कर दिया बर्बाद ये। पापा क्या काम करते पता है आपको, पापा केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। पापा क्या है, पापा केमिस्ट्री के प्रोफेसर है। पापा वो गलती से इंक मिल गई, गलती से, हाँ मतलब गलती से। पापा समझ गए कि बदमाशी तुमने की है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेके आओ गिलास। वो गिलास लेके आए। पापा ने कहा कि चलो अब इस इंक को अलग करते हैं। सोचो, इंक ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन सब आपस में मिक्स हो चुका है, उसको अलग कैसे कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने जो है वो एक इक्विपमेंट इस्तेमाल किया। उन्होंने एक बड़ा सा फनल लिया, उन्होंने उसमें उन्होंने एक मीडियम, एक नॉर्मल होमोजेनस मीडियम, कोई मीडियम डाल दिया उन्होंने, सॉल्यूशन कोई डाल दिया। उसके ऊपर से इंक को डाला उन्होंने, धीमे से छोड़ दिया थोड़े समय के इक्विपमेंट को उन्होंने। अब पता है आपको,
इंक के हर पार्टिकल, चाहे ब्लू पार्टिकल ब्लू जैसा है क्योंकि वो रेड से अलग है, रेड वाला रेड है क्योंकि वो ब्लैक से अलग है, ब्लैक वाला ब्लैक है क्योंकि ब्लू से अलग है उठ के, तो सारे पार्टिकल का अपना अपना डेंसिटी है। धीमे धीमे इंक का लेवल वो सेट होने लगा। सबसे पहले एक ब्लू वाली इंक मान लो बाहर निकल गई, नीचे तक आ गई, आपने उसको ओपन किया, उसको जो है वो नल जैसा कोई स्ट्रक्चर है, इसको आपने ओपन किया, निकाल लिया बाहर आपने इसको, फिर रेड वाला नीचे आ गया। ऐसे करके आप इंक को अलग अलग कर सकते हो। सच बोल रहा हूं, लेबोरेटरी में जो कलर्ड पिगमेंट जो मिक्स होते हैं ना, उनको सेपरेट ऐसे ही किया जाता है। इस मेथड को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ये क्रोमा मतलब कलर्स को अलग अलग करना, पिगमेंट को अलग अलग करना, इसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या लिखा है। इट वॉज रशियन बॉटनिस्ट माइकल स्वेट जिन्होंने क्रोमेटोग्राफी को इन्वेंट किया, और पहली बार इन्होंने क्रोमेटोग्राफी वर्ड का इस्तेमाल किया इन्होंने, ठीक है ना। और इन्होंने क्लोरोफिल पर रिसर्च किया, पिगमेंट को अलग किया। 1952 में पोर्टर, जॉन पोर्टर मार्टिन और रिचर्ड सिंज को जो है वो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को खोजने के लिए। ठीक है, ओलंपियाड का क्वेश्चन, ओलंपियाड का क्वेश्चन, जो बच्चे ओलंपियाड में बैठते हैं उनके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो, एक जमाना था, मैंने जो बड़ी फेमस, कभी पापा से पूछना, पापा को सब पता होगा कि चेलपार्क कंपनी की इंक आया करती थी, जो बड़ी प्रीमियम इंक हुआ करती थी। ठीक है, देखिए ना, आप इनको मिला दो, मिला के हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? क्रोमेटोग्राफी इज ए फिजिकल सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का फिजिकल सेपरेशन है उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट में। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं हम मिक्सचर को एक एनालाइट से गुजारते हैं, जिसमें स्ट्रेसिव फेज होती है, मतलब एक ऐसे जो है वो स्ट्रक्चर में रखते हैं जिसको हम हिलाते डुलाते नहीं है, उसमें एक केमिकल भरा होता है जिसे हम एनालाइट बोलते हैं या बेस फ्लूइड बोलते हैं, और उससे हम मॉलिक्यूल को सेपरेट अलग अलग कर पाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए जो मैंने एग्जांपल दिया था उसी की बात कर रहा हूं। एक लंबा सा कॉलम है, उसमें स्थिर प्रावस्था है, एक केमिकल भरा हुआ है जिसका कंसिस्टेंसी पूरा ऊपर से नीचे तक एक समान है। ठीक है, एक समान कॉन्सेंट्रेशन वाला एक लिक्विड भरा हुआ है, उसमें आपने वो लोड सैंपल डाल दिया, जिन इंक को तुमने मिक्स किया था उसको डाल दिया आपने। धीमे धीमे ये सैंपल नीचे की तरफ जाएगा, आप हिलाना मत, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा। तो देखो आप, पहले रेड वाला नीचे आ गया, फिर ग्रीन वाला, फिर ब्लू वाला नीचे आ रहा है। जैसे नीचे रेड वाला नीचे पहुंचा, हमने उसको ओपन करके निकाल लिया, हमने उसको नीचे, जैसे ये नीचे पहुंचेगा हमने इसको क्या किया, हमने इसको अलग कर लिया। ठीक है, फिर ग्रीन वाला नीचे आया, उसको अलग कर लिया। ऐसे करके हमने कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया। दिस इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी, इसे बोलते हैं हम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना, क्लियर। और आज बड़े पैमाने पर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज किया जाता है। कॉलम और एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं हम टिश्यू लिपिड के मिक्सचर को सेपरेट करने में। कॉलम या, अब देखो बेटा, कुछ चीजें एक बार पढ़ी, मैंने आपसे कहा ना, कई बातें ऐसी हैं जो एक बार पढ़ी सुनी होना चाहिए ताकि आप ऑप्शन में बाउंसर क्वेश्चन को आप एड्रेस कर पाए। आप क्लियर? कई बातें ऐसी जो आपको बार बार पढ़नी पड़ेंगी और जब मैं बता दूंगा वो याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, एनसीईआरटी की हर लाइन याद करनी रखनी पड़ेगी, लेकिन कुछ जो गैप्स हैं बीच में वो एक बार पढ़े हमारे होना चाहिए। थिन लेयर और प्रॉपर क्रोमेटोग्राफी एमिनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड को सेपरेट करने में यूज करते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इंसुलिन के प्यूरिफिकेशन में और सेल मेम्ब्रेन के फ्रैक्शनेशन में यूज करते हैं इस काम। ठीक है, कंपोनेंट को अलग निकालने में। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी का उपयोग हम करते हैं प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट पता करने में करते हैं। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं हम इम्यूनोग्लोबिन और एंजाइम को निकालने में। सिर्फ एक बार पढ़ लेना बेटा, एक बार, ठीक है ना, है ना। ये बिल्कुल बाउंड है ना, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब आते हैं माइक्रो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की बात करते हैं। अब ये क्या चीज है भला? क्रोमेटोग्राफी के बारे में एक बात बिल्कुल मत भूलना, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है उसका उपयोग किसमें करते हैं? पिगमेंट्स को सेपरेट करने में, पिगमेंट को सेपरेट करने में, पिगमेंट्स को अलग अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का हम उपयोग करते हैं बेटा। ठीक है, अब माइक्रो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के स्पेक्ट्रो वर्ड आया, मतलब स्पेक्ट्रम की बात चल रही है। ठीक है, फोटो वर्ड आया तो मतलब यह है लाइट की बात चल रही है। मेट्री वर्ड आया मतलब मेजरमेंट की बात चल रही है। ठीक है ना। ठीक, मतलब यह है कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या माइक्रोस्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में क्या करते हैं हम सेल के अंदर प्रेजेंट छोटे छोटे केमिकल्स का भी पता लगा सकते हैं, हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी पता लगा सकते हैं उसका हम। ठीक है, क्योंकि हम वहां पर लाइट के स्पेक्ट्रम का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है ना। अब ये क्या चीज होता है, चलो देखते हैं इसको हम। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन क्वांटिटेटिव
डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन द ट्रेस अमाउंट इन द सेल। अब देखो बेटा यहां पे दो वर्ड याद रखना, भूलना मत, दो शब्दों का मतलब नहीं भूलना बेटा। एक वर्ड है यहां पे होता है क्वांटिटेटिव और एक वर्ड होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, दोनों वर्ड लिख लेना बेटा, ठीक है। क्वांटिटी मतलब इट शोज अमाउंट और क्वांटिटी, ठीक है। क्वालिटेटिव इट शोज क्वालिटी और नेचर, ठीक है। प्रकृति किस तरह की है, किस तरह का पाया जाता है वो। तो क्वालिटेटिव में क्वालिटी की मालूम चलती है और प्रकृति मालूम चलती है केमिकल की, और क्वांटिटी में अमाउंट और क्वांटिटी मालूम चलती है, ठीक है। तो अब सेल के अंदर कोई केमिकल कितनी मात्रा में प्रेजेंट है उसका पता लगाने के लिए हम माइक्रो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका फंडा क्या है, इसका फंडा ये है कि हर एक कंपाउंड जो होता है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। व्हाट इज द फंडा, व्हाट इज द फंडामेंटल बिहाइंड माइक्रोस्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अब आप बोलोगे ये कहां काम आएगा सर, अरे बेटा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पढ़ेंगे ना, वहां काम आएगा ये, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे वहां काम आएगा, ठीक है। जो कह रहा हूं दिमाग में रखो उस बात को, ठीक है। तो हर एक कंपाउंड का अपनी एक कैपेसिटी होती है कि वो किस वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे तुम वो जानते हो सनस्क्रीन क्यों लगाना चाहिए बताओ, सनस्क्रीन लगाना चाहिए ताकि सनबर्न ना हो, ठीक है ना। लेकिन एक बड़ी बात वाला क्या है पता है कि कौन सी लाइट ऐसी होती है जो स्किन कैंसर कर सकती है। सुनते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूवी रे खतरनाक होती है। आपके घर में जो वाटर प्यूरिफायर लगा होता है, पानी साफ करने का एक्वागार्ड लगा होता है, उसमें यूवी फिल्ट्रेशन टैंक होता है, यूवी फिल्टर होता है उसमें। कभी यूरेका फॉप का ऐड देखना आप, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम का। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बैक्टीरिया को मार देती है। तो यूवी रे क्यों खतरनाक है, क्योंकि यूवी रे डीएनए को तोड़ती है, यानी डीएनए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, डीएनए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी उसको डिसरप्ट कर देती, तोड़ देती है एनर्जी उसको, ठीक है ना। इसलिए यूवी रे हमारे लिए खतरनाक होती है, ठीक है। तो अभी सुनो बात, मतलब किस इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, कितना एब्जॉर्प्शन कर रहा है कोई केमिकल, उससे हम उसकी क्वालिटी उसकी क्वांटिटी का पता लगा सकते हैं, ठीक है। देखो, और जिस मशीन का यूज करते हैं उसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। इट इज अ मशीन जो लाइट को पिगमेंट के थ्रू भेजती है, और हम जो है कितनी लाइट एब्जॉर्ब की है पिगमेंट ने, कितनी उसने जो है वो रिफ्लेक्ट कर दी है, उसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसी मशीन है जो लाइट को पिगमेंट के थ्रू भेजती है, और हम पता लगा सकते हैं कि कितनी लाइट ट्रांसमिट हुई है और कितनी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है यहां पे, ठीक है। जैसे देखो ध्यान से, आपने एक लाइट सोर्स लिया, प्रिज्म का इस्तेमाल किया, प्रिज्म ने क्या किया, लाइट को जो है 7 स्पेक्ट्रम में बांट दिया, ठीक है ना। तो आपने ग्रीन कलर की लाइट को, ध्यान से देखो, ग्रीन कलर की लाइट को अपने क्लोरोफिल पे डाला, आपने ग्रीन कलर की लाइट को क्लोरोफिल पर डाला, और क्लोरोफिल ने क्या किया, उस लाइट को एब्जॉर्ब बिल्कुल भी नहीं किया, पूरा रिफ्लेक्ट कर दिया। जो भी कलर, जो भी जैसा कलर दिखाई पड़ रहा है ना, जो भी लाइट जिस कलर की दिखाई पड़ती है, वो उसका जो भी ऑब्जेक्ट, मान लो कोई ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है, मान लो ये है, आपको जो है वो, मान लो मैं कहूं आपसे कि आपने रेड शर्ट पहना है, रेड दिखाई पड़ रहा है क्योंकि रेड को उसने रिफ्लेक्ट किया है, ठीक है। ब्लू दिखाई पड़ रहा है, ब्लू को रिफ्लेक्ट किया है, ठीक है। पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा व्हाइट, पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा ब्लैक, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट था, इसने ग्रीन लाइट को पूरा रिफ्लेक्ट कर दिया है। तो फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब ने क्या बताया, उसने कहा कि भैया पूरा का पूरा लाइट हो चुका रिफ्लेक्ट। तो गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग देखो 100 आ रही है, मतलब क्लोरोफिल ग्रीन लाइट पर काम नहीं करेगा, ग्रीन लाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ग्रीन लाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं करेगा, मालूम चल गया, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, हमने लाइट, देखो नीचे वाले को देखो आप, ब्लू लाइट का इस्तेमाल किया हमने नीले प्रकाश का इस्तेमाल किया, हमने ब्लू लाइट का इस्तेमाल किया, हमने नीले प्रकाश का हमने यहां पे इस्तेमाल किया, ठीक है। हमने ब्लू लाइट का इस्तेमाल किया। अब देखो क्या हुआ बेटा, अब देखा हमने कि जब क्लोरोफिल पे ब्लू लाइट डाली तो उसने मोस्ट ऑफ द लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग देखो 0 के पास आ गई है। इसका मतलब है कि क्लोरोफिल पिगमेंट, कोई पूछता है क्लोरोफिल पिगमेंट सबसे अधिक किस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट सबसे अधिक ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ब्लू को देन रेड को एब्जॉर्ब करता है।
तो मतलब जिसको एब्जॉर्ब करेगा उसके थ्रू वो काम करेगा, उसकी वो एनर्जी यूज करेगा, ठीक है। तो विच लाइट इज मोर इफेक्टिव फॉर क्लोरोफिल, विच लाइट इज मोर इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस, ब्लू एंड रेड लाइट। और विच लाइट इज नॉट इफेक्टिव फॉर क्लोरोफिल, विच लाइट इज नॉट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, ग्रीन लाइट। मालूम चला ना, ठीक है। चलिए, तो डीएनए एब्जॉर्ब करता है 260 नैनोमीटर की वेवलेंथ, मतलब 2600 एंगस्ट्रॉम की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल 440 660 ब्लू एंड रेड को एब्जॉर्ब करता है। प्रोटीन अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। याद रखना ये सब इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में आता है, ठीक है। विडंबना ये है कि लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी रट लो तो काम बन जाएगा। मैं कहता हूं बेटा रट नहीं सकते, उसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए एकदम है ना, मतलब लोग तो आपको बता दूं मैं, भीड़ जो होती है ना, जो बातें भीड़ कहती है वो बातें कई बार सच नहीं होती है। सच वो होता है जो अनुभवी लोग जानते हैं, ठीक है। एंड वी आर हियर टू ब्रिंग ए टॉपर इनसाइड इट, के ना तुम्हारे अंदर ही टॉपर छिपा है, बाहर से कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। वो जो टॉपर है वो तुम्हारे अंदर ही छिपा हुआ है, उसे ही बाहर निकालना है हमको, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या चीज है बोला, कैसे मालूम चला हमें कि डीएनए एक डबल हेलिकल मॉडल है? कैसे मालूम चलता है कि प्रोटीन में ऐसे अपने आप को एटम ने अरेंज किया हुआ है? अब एक और जबरदस्त चीज जो है वो है आपकी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक टेक्निक है जिसका नाम है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। मतलब कोई क्रिस्टल, कोई भी स्ट्रक्चर कैसा है, कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, कोई भी स्ट्रक्चर क्रिस्टल कैसा है, उसको एक्सरे की मदद से जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कभी तुमने एक्सरे कराया है? भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े तुमको, पर कभी ना कभी ऐसा होता जरूरत पड़ती है, अपन एक्सरे कराते हैं। तो एक्सरे में मान लो अपने हाथ को ऐसे रखा, तो ये जो आपका बोन है, ठीक है ना, ह्यूमरस रेडियस अल्लाह, आपका बोन दिखाई पड़ेगा। ऐसे किया आपने तो फिर ये वाला व्यू दिखाई पड़ेगा, ऐसे क्या ये वाला व्यू दिखाई पड़ेगा आपको, है ना, है ना। एक्सरे में बोन, बाकायदा हमको बोन दिखाई पड़ती है। क्या करते हैं साइंटिस्ट जो है वो, एक साइंटिस्ट क्या करते हैं, किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता करने के लिए साइंटिस्ट उसके ऊपर एक्सरे रेडिएशन को डालते हैं और उसके इमेजेस को लेते हैं। सपोज अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो कि सिंपल सी बात यह है कि सपोज कि मैंने आपसे क्या कहा, अब मैं कोई ऑब्जेक्ट उठाता हूं, यहां पे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है क्या, ठीक है, मैं देख रहा हूं कोई प्रॉप मेरे पास है क्या यहां पे, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ये बॉक्स है, अब मुझे पता लगाना है कि ये बॉक्स की डेप्थ कितनी है, इसका शेप किस तरह का है, कैसा है। तो मैं क्या करूंगा यहां पे कि आपने इसकी मैं परछाई, ठीक है, जैसे आपने देखा ना परछाई, कई बार अंधेरा होता है तो हम परछाई बना लेते हैं, ऐसे ऐसे हाथ करेंगे तो वो हिरण के समान दिखाई पड़ेगा, ऐसे कर लेंगे हाथी के समान दिखाई पड़ेगा, करते ना छोटे बच्चों को डराने के लिए। एक तरफ से लाइट आ रही, दीवार पर परछाई बनाते हैं हम लोग, शेडो बनाते हैं। आपने क्या किया, इस बॉक्स को आपने एक सिस्टम पे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर यहां पे मैंने लाइट डाला, ठीक है, रुक गया, ठीक है, घुमाया थोड़ा बॉक्स को मैंने, फिर लाइट डाला, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि मैं पूरा 360 डिग्री पे, 360 डिग्री पे पूरा बॉक्स घुमा रहा हूं और एक तरफ से मैं लाइट डाल रहा हूं उस पर, या रेडिएशन डाल रहा हूं, और मैं पता लगा रहा हूं कि सामने क्या क्या छाया बन रही है, सामने परछाई क्या बन रही है। सारी परछाई को मैं जोड़ लूंगा ना, सारी परछाई को मैं जोड़ लूंगा तो कंप्यूटर मुझे इमेज बना के दे देगा। कंप्यूटर बता देगा कि भैया ऐसे ऐसे देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं कैसा दिखता हूं, सीधा खड़ा हुआ, मेरी छाया पीछे बनी, साइड से आया छाया बनी, साइड से पीछे आया छाया बनी, के, और सारी मैं पूरा 360 डिग्री पे पूरा मैं घूम गया, धीमे धीमे हर एंगल पे घूम रहा हूं, धीमे धीमे, ठीक है, धीमे धीमे, ठीक है, पूरा घूम रहा हूं, सामने से रेडिएशन आ रही है और पीछे तस्वीर बन रही है, और वो सारी इमेज को ऐड करके मैं मॉलिक्यूल कैसा दिखता है ये बता पाऊंगा मैं, ठीक है। इसे बोलते हैं हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं इसको हम, ठीक है। देखो आप
एक क्रिस्टल को हमने एक सिस्टम पे रखा हुआ है, हमने वो धीमे धीमे घूम रहा है, एक्सरे बीम को डाल रहे हैं और उसके पैटर्न जो बीम क्या हो रही है, बीम जो है बिखर रही है, वो जा रही और उससे एक इमेज बन रही है स्क्रीन पर, और उस ऐसी कई सारी इमेज को बनाएंगे हम, हर डिग्री पर एक इमेज बनाएंगे और ऐसे 360 इमेज को जोड़ के आपस में रियल स्ट्रक्चर हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? इसे हम एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक बोलते हैं या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। इसका जिक्र कहां आएगा बेटा एनसीईआरटी में? इसका जिक्र आएगा आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, इसका जिक्र आएगा। जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे वहां इसका जिक्र आएगा। टेक्निक को ब्रेग ने डिस्कवर किया। इसका उपयोग करते हैं हम मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और ओरिएंटेशन को बताने के लिए, एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए, 3D पोजीशन ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को समझने के लिए बेटा इसका यूज करते हैं। आज हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर समझते हैं, आज हम इंसुलिन का स्ट्रक्चर जानते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन है, इंसुलिन है, इनके स्ट्रक्चर को जानने के लिए हम जो टेक्निक यूज किए वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक है बेटा। ठीक है, तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज द साइंस of determining the arrangement of atom within a crystal using X-ray scattered from electron। ठीक है, यानी एक्सरे जो है वो जो बेसिकली जो एक्सरे रेडिएशन जो स्कैटर्ड होती है, कैसे होती है? कोई क्रिस्टल जो होता है ना, कोई भी क्रिस्टल जो होता है ना, उसके अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं, वो इसको जो है वो उसको जो है वो स्कैटर्ड कर देते हैं। तो जो क्रिस्टल होता है उसके इलेक्ट्रॉन, अब ये केमिस्ट्री फिजिक्स से इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री के डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर इतना समझ गए हम कि जो है एक्सरे को डिफ्रेक्ट जो है वो जो है स्कैटर्ड करते हैं, उससे छाया बनती है, परछाई बनती है, उससे स्ट्रक्चर मालूम चल जाता है। ठीक है ना? दिस इज दिस थिंग है ना बेटा, कैसे स्कैटर्ड होता है। समझ में आ रहा है ना? बोर तो नहीं हो गए? ठीक है, इसका उपयोग करके हॉजकिंस नाम के साइंटिस्ट ने इसका उपयोग करके बताया कि कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये हमारे एनसीईआरटी में है कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, विटामिन B12 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके लिए इनको 1964 में नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, इसी टेक्निक का यूज करके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, भूलना नहीं है, इसका उपयोग करके बिल्किंस ने 1953 में डीएनए के डिटेल्स को दिया और वॉटसन क्रिक के साथ इनको जो है वो नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, वॉटसन क्रिक ने इसके ऊपर क्या दिया? इसके आधार पे डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया इन्होंने। ठीक है ना? वॉटसन क्रिक ने डीएनए के स्ट्रक्चर को बताया इसी खोज के आधार पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी में से एक है ये। ठीक है, पहली बार जिस प्रोटीन क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मालूम चला वो था स्पर्म वेल मायोग्लोबिन। कहना पहली बार जिस प्रोटीन को इस टेक्निक की मदद से खोजा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब कितना सिग्निफिकेंट है ये कहना मुश्किल है, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे आप, जो कभी कभी बाउंसर के रूप में एग्जाम में आ सकते हैं बेटा। ये रेयर पॉसिबिलिटी है, परंतु पॉसिबिलिटी तब भी है बेटा। क्लियर? ठीक है, आप चाहो तो मत पढ़ो उसको, लेकिन मैं कह रहा हूं एक बार पढ़ लोगे तो बुरा कुछ नहीं है। ठीक है, नॉलेज नेवर बैकफायर, नॉलेज कभी बैकफायर नहीं करता, हमेशा ताकत बन के सामने आता है। ठीक है, मैक्स पैरुट्स और जॉन कैंड्रयू ने जो है वो मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को बताया इन्होंने। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री में इनको। अब एक टेक्निक और है जिसके बारे में पता होना चाहिए, वो टेक्निक जासूसी करती है, वो कि बतलाती है वो कि कौन सा केमिकल कहां गया, क्या किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, जैसे देखो, आपको पता है हम सबके पास एक जासूस है जो हमारे बारे में सब कुछ बता रहा होता है कि हम कहां जा रहे हैं, कहां मूव कर रहे हैं। आज के जमाने में अधिकतर अपराधी, मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल को पकड़ने का तरीका है कि मोबाइल टावर से उनकी लोकेशन पता कर लो, मोबाइल से वो कहां से कहां मूव के पता कर लो। इसलिए मोबाइल फोन जो है वो सबसे बड़े जो है वो ट्रैकर हैं इस समय। अभी आपकी कारों में, आपकी कार में, आपकी बाइक में जो फास्टैग लग गया ना, आपने देखा होगा आजकल जो है, आप कभी जब कोई आप टोल नाका क्रॉस करते हो तो उसमें फास्टैग कोड लगा होता है। तो जो फास्टैग कोड होता है ना, चाहे वो काम कर रहा हो चाहे काम ना कर रहा हो, ब्लॉक मान लो पैसा नहीं है, ब्लॉक है, काम तो पैसा देके निकलना पड़ेगा आपको, लेकिन वो फास्टैग कोड रिकॉर्ड आता है कि आपकी कार कहां से कहां मूव की, एवरीवेयर यू आर रिकॉर्डेड। यदि मैं यहां बॉम्बे से निकलकर मैं मान लो पटना जाता हूं कार से, रास्ते में जिस रास्ते को मैंने पकड़ा, जहां जहां वो टोल नाका आएगा,
टोल टैक्स लगेगा जहां जहां, वहां पर जो है वो मेरा फास्टैग कोड काम करेगा, फास्टैग कार्ड काम करेगा, और उसके बाद जो है मेरे को मेरा रास्ते को पूरा ट्रैक कर लिया जाएगा। मेरा मोबाइल फोन मेरे बारे में बतलाता है, मोबाइल फोन का लोकेशन वाला सिस्टम ऑन है तो आपको हर जगह बताता है। वो व्हाट्सएप का लोकेशन ऑन कर दो, आप कहां पर हो झट मालूम चल जाएगा सामने वाले आदमी को, है ना, है या नहीं। हम लोग आज जो है वो सर्विलांस के युग में, मतलब आज किसी आदमी का एकदम से गायब हो जाना जो है वो ये खतरे की, बहुत बड़े खतरे की निशानी है। पहले के जमाने में कभी आदमी मान लो 2 दिन नहीं दिखाई मिला, किसी कारण से, हो सकता कहीं गया हो, पता नहीं, संपर्क में ना। आज कनेक्टिविटी इतनी तगड़ी है कि कोई आदमी अचानक से गायब रहता तो मतलब कोई बड़ी घटना तो नहीं घट गई है, या वो गया कहां, खतरे एकदम लुबक सकते में आते हैं। आज पॉसिबल है कि 1 मिनट में फोन लगा के सामने वाले से आप बात कर लो, ठीक है। खैर, तो अभी हम बात करें कि सेल के अंदर पता लगाना है कि CO2 जब शुगर को बनाती है, यानी CO2 से जब CO2H2 का उपयोग होता है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है फोटोसिंथेसिस में, तो CO2 कैसे शुगर में कन्वर्ट होती है ये पता लगाना है मान लो। तो क्या करेंगे, तो हम जो है टेक्निक यूज करेंगे। टेक्निक का नाम है ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी को हम ट्रेसर टेक्निक भी कहते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी को बेटा हम ट्रेसर टेक्निक भी कहते हैं। इससे हम किसी मॉलिक्यूल को ट्रेस कर पाते हैं, यानी उसका रास्ता पता कर के, ट्रेस करना मतलब रास्ता पता कर लगा के, ट्रेसर टेक्निक से हम रास्ता पता लगा पाते हैं। ठीक है ना, क्लियर। ठीक, रेडियो आइसोटोप का उपयोग करते हैं हम क्योंकि ये रेडिएशन को इमिट करते हैं, और इन रेडिएशन के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि ये किस किस केमिकल में कन्वर्ट हुए हैं, यानी इनका कन्वर्जन किस किस केमिकल में हुआ है, ये हम पता लगा सकते हैं। और इससे हमें पूरी मेटाबॉलिक पाथवे मिल जाती है, जैसे कि CO2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, फास्फोग्लिसरिक एसिड फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से ग्लूकोज बन गया मान लो। तो ये पूरा पाथवे पता कैसे लगाया हमने पता लगाया है कि कौन सा केमिकल किसमें कन्वर्ट हुआ, तो रेडियोएक्टिविटी उसके अंदर शिफ्ट हो गई। वो कार्बन 14 का उपयोग करते हैं, किया था मेल्विन केल्विन ने, और CO2 कार्बन के पाथ का पता लगाया फोटोसिंथेसिस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम में आता है। ठीक है, नाइट्रोजन 15 का उपयोग किया मैसेंजर ने, और इन्होंने जो है वो DNA रेप्लिकेशन का पता लगाया। लेकिन ये इट इज, लिख लो यहां पे, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑटो रेडियोग्राफी, क्योंकि ये रेडियोएक्टिव नहीं होता है। लिख लेना बेटा इसमें, ठीक है ना, ताकि नोट्स में गलती ना हो जाए आपसे। ठीक है, ये पॉइंट जो है एक्स्ट्रा इसके अंदर आ गया है, ठीक कर लो। ठीक है, लिख लो, ये हैवी आइसोटोप है। ठीक है, N15 में रेडियोएक्टिविटी नहीं होती, इट इज ए हैवी आइसोटोप, इट इज ए हैवी आइसोटोप। आगे बात करेंगे इसके ऊपर हम, ठीक है। तो ये एग्जांपल ठीक यहां पर नहीं है ना, ये गलती हुआ, ये ठीक है, ये गलती हुआ। मैं प्रिंटेड नोट्स के अंदर भी एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, ये एग्जांपल यहां पर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो आप लिख लो बेटा इसमें ना, प्रिंटेड नोट्स में लिख लो बेटा इसमें, है ना, कि इट इज नॉट इंक्लूडेड इन दी ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी में नहीं आता है, ये हैवी आइसोटोप है। ठीक है ना, ठीक है, याद रखना बेटा। ठीक, चलो फिर रूबेन हासिद और कैमेन ने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक है ना, रूबेन हासिद और कैमेन ने पता लगाया कि ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, जो वाटर के अंदर H2 के अंदर ऑक्सीजन होता है, वही जो है वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं हम शुगर बनाने में, और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं। तो मतलब फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो वाटर के टूटने पे निकलता है, इसके लिए उन्होंने O18 का इस्तेमाल किया। टेलर ने, एनसीईआरटी में रखा है बेटा, इंपॉर्टेंट है, टेलर ने हाइड्रोजन के आइसोटोप का इस्तेमाल किया, उन्होंने H3 का उपयोग किया, उन्होंने क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन को समझने के लिए। रेडियो आइसोटोप का मेजरमेंट करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं वो है गीगर मूलर काउंटर। ठीक है, ओलंपियाड के लिए याद रखिएगा। ठीक है, अब चलो ये भी समझ गए कि पाथ का पता लगा लिया हमने। सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कैसे करते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम पढ़ रहे हैं सेल की स्टडी करने के तरीके क्या हैं। हम एनसीईआरटी के से जो है वो अंधोताई दौड़ नहीं गए, हम पहले फंडा समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम, समझ गए ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, तुमसे मैंने बोला है कि भैया ऐसा है, एक थाली लेके आओ, थाली में भर दो पानी, एक थाली में कटोरी में पानी भर दो, और मैंने कहा इस पानी को चाकू लेके आओ, जाओ चाकू लेके आओ, पानी को 2 हिस्सों में काट दो, या पानी को ऐसे काट दो 2 हिस्सों में। ठीक है,
आप बोलोगे सर सच में, सच में पानी को काटे? पगला गए हो क्या? मैडम ने खाना नहीं दिया या मैडम ने थोड़ी जोर से पिटाई लगा दी? तुम सोच सकते हो ये चीज? हाँ, जोर से पिटाई लगा दी मतलब मैडम लगाती रहती पिटाई के? अब तुम है ना मुझसे फालतू की बातें तो करवाओ नहीं है ना, ठीक है ना? मतलब तुम अभी सब पूरे राज बाहर निकला लोगे और फिर अच्छी बात थोड़ी ना है, ठीक है? तो अभी सुनो, तो मेरी बात कर, अपन अपनी बात करते हैं, ठीक है ना? अभी खतरनाक लोगों को बीच में लेके नहीं आते, अपन अपनी बात करते हैं कि मेम्ब्रेन जो है, अब मैंने आपसे कहा कि पानी की थाली में से पानी में एक थाली लेके आओ, एक प्लेट लेके आओ या कटोरी लेके आओ, पानी भरो, पानी को दो हिस्सों में काट दो। आप बोलोगे सर काट सकते हैं, पर जमाना पड़ेगा। पहले आपने उस कटोरी को लिया, आपने फ्रीजर में डाल दिया, आपने जम गया वो। आपने कहा अब आप बन रहे थे होशियार, सर देखो हमने चाकू से काट दिया। आप बर्फ को तो काट सकते हो, आप मशीन लगाओ कट जाएगा, बर्फ के स्लाइस कटे ही हुए होते हैं, काट सकते हो आराम से। आपने काट दिया, ठीक है? मतलब कोई भी चीज ऐसी जो लिक्विड है या सेमी सॉलिड है, कोई चीज ऐसी तरल है, लिक्विड फॉर्म में है, सेमी सॉलिड है, उसे दो हिस्सों में बराबर काटना है तो क्या करोगे? जमा दोगे। क्या करोगे? जमा दोगे, ठीक है? काटना मतलब फ्रैक्चर करना, फ्रैक्चर तोड़ना या काटना, ये बोलोगे। फंडा क्लियर? सेल मेम्ब्रेन को बीच से काट के देखना है, टिनिंग टिनिंग, तो क्या करोगे? मेम्ब्रेन को जमा दोगे। फ्रिज फ्रैक्चर टेक्निक, जमा के काट दोगे, ठीक है? आई बात समझ में? चलो, मेम्ब्रेन को समझ, जब भी कभी सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करते हैं आप, तो आप आरबीसी मेम्ब्रेन यूज करते हैं, क्योंकि आरबीसी में रेड ब्लड काप्सूल में सिर्फ मेम्ब्रेन होती है और हीमोग्लोबिन भरा होता है। हीमोग्लोबिन बाहर निकाल दो, सिर्फ मेम्ब्रेन बचेगी आपके पास, ठीक है? तो आप आरबीसी की मेम्ब्रेन यूज करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट के फ्रिज फ्रैक्चर और फ्रिज एजिंग टेक्निक का उपयोग करते हो आप, ठीक है? इसमें क्या करोगे आप? इसमें सेल को रैपिड फ्रीजिंग करोगे आप, फिर फ्रोजन सेल को आप बाहर निकाल के काट लोगे उसकी मेम्ब्रेन को आप, और फ्रैक्चर प्लेन जो है वो बीच में से काटोगे आप। तो लिपिड की जो मेम्ब्रेन में लिपिड की बाइलेयर होती है, कोई भी सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की बाइलेयर होती है, दुई परत होती है, बीच से काट लोगे उसको आप। काटने के बाद उसमें आप इसमें स्टेनिंग कर दोगे आप, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की से स्टडी करना है। आपने हैवी मेटल स्टेन का यूज किया, और ये हैवी मेटल स्टेन का यूज करते, जब आप स्टेनिंग करते हैं, जब आप मेम्ब्रेन की सरफेस पर हैवी मेटल स्टेन, भारी धातु वाला स्टेन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, कौन सा? ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का आपने उपयोग किया, के तो क्या होगा बेटा? ये जो है वो उसके ऊपर जमा हो जाएगा मेम्ब्रेन को, आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख पाओगे। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो बड़े पावरफुल होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है? कांच के ग्लास नहीं होते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ग्लास लेंस नहीं होता है, क्या आप ऐसे देख लोगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम यूज होती है, और इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। फॉर्मूला याद रखना है एक बेटा, फिजिक्स, E बराबर SC बाई लेमडा, E फॉर एनर्जी, H फॉर प्लैंक कांस्टेंट, C फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, मतलब वेवलेंथ का जो एनर्जी है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना छोटा वेवलेंथ होगा एनर्जी उतना अधिक होगी, जितना बड़ा वेवलेंथ होगा एनर्जी उतनी कम होगी, ठीक है? इसका मतलब यह हुआ इलेक्ट्रॉन बीम का वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, इतना छोटा वेवलेंथ होता है मतलब एनर्जी अधिक होती है, और जब इलेक्ट्रॉन बीम किसी ऑब्जेक्ट पे जाकर टकराती ना, धड़ पूरा फूट जाता है वो। तो बचाने का तरीका ये, हैवी मेटल स्टेन यूज करो। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब भी कुछ देखते हो ना आप, तो उसमें आप ऑब्जेक्ट जो उसको देखना है उसके ऊपर आप हैवी मेटल स्टेन यूज करते हो, ताकि वो फट ना जाए, फिर देखते हो। और उसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे होते हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे होते हैं, और ये जो भी रिफ्लेक्शन वहां पे होता है, जो इमेज बनती है, वो इमेज बेसिकली आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई पड़ती है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई पड़ती है। आप सिर्फ आंखों से ऐसे लेंस, ग्लास लेंस के थ्रू नहीं देख सकते हो आप, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फंडा है। नॉल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी नॉल एंड रस्का ने, ठीक है? क्या लिखा कि हैवी मेटल स्टोन यूज करते हो, इसे हम इचिंग टेक्निक बोलते हैं, फ्रिज इचिंग टेक्निक बोलते हैं, और फिर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देख पाते हैं, ठीक है? देखो आप,
एक मेम्ब्रेन को जमाने के बाद बीच में से हमने काट दिया दो हिस्सों में, लिपिड बाइलर के बीच से काट दिया हमने, एक ऊपरी हिस्सा एक निचला हिस्सा, इसका अलग अलग हो गया यहाँ पे। और फिर हम क्या करेंगे, फिर वहां पे हम स्टेन का यूज कर सकते हैं। काटने के बाद हम स्टेन का यूज करेंगे और फिर उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी हम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। और तो हमें मालूम चलता है कि मेम्ब्रेन में किस तरह के केमिकल प्रेजेंट है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से समझने के बाद तब आज जो भी जानकारी हमारे पास है, मतलब प्रेजेंटली वॉट एवर इंफॉर्मेशन वी आर हैविंग रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, वो कहां से आई इंफॉर्मेशन, वो आरबीसी की मेम्ब्रेन को स्टडी किया हमने और हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी किया, उससे इंफॉर्मेशन हमको मिली है। ठीक है, तो मतलब हमें ये मालूम चल गया, है कि सेल की स्टडी हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये फंडा क्लियर हो गया। नाउ वी नो दैट हाउ ए सेल इज स्टडीड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक एक करके। अब देखो हमारे पास क्या है, एक ओवरव्यू पर पूरा आ चुका है कि सेल वॉल हम पढ़ चुके थे, अब सेल के अंदर इंटर कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में तुमको यह मानकर चलना है कि तुम एक टूरिस्ट हो। कौन हो तुम? इस पूरे चैप्टर में तुमको यह मानकर चलना है कि तुम एक टूरिस्ट हो और तुम टूरिस्ट हो एक के, और तुम जो है मेरे साथ जो है वो टूर पर निकले हो। हम दोनों एक अलग देश में जा रहे हैं, वो देश है सेल का देश। कोशिका की दुनिया में इंटर कर रहे हैं हम, एलिस इन दी वंडरलैंड। ठीक है ना, तो हम जो है वो सेल की दुनिया में इंटर कर रहे हैं। मैं तुम्हारा गाइड हूं कि बेटा यहां पर ये है, यहां पर ये है। ठीक है, तुम बिल्कुल यही इमेजिन करना कि हम इस दुनिया में इंटर करने के पहले अब तक सामना कर चुके हैं सेल वॉल से, सेल वॉल समझ चुके हैं, अब हम लिविंग कंटेंट के अंदर इंटर करें। और हमारे पास क्या क्या गैजेट होना चाहिए वो समझ गए। हमारे पास जो गैजेट के नाम पे है, साइटोकेमिस्ट्री जानते हैं हम, क्रोमेटोग्राफी जानते हैं हम, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जानते हैं हम, माइक्रोस्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जानते हैं हम। ठीक है, सेल फ्रैक्शनेशन जानते हैं हम, अल्ट्रासेंट्रिफ्यूगेशन जानते हैं हम। ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी जानते हैं हम। ये हमारे उपकरण हैं जिनका यूज करेंगे सेल को समझने के लिए। अब इंटर करेंगे तो सबसे पहले हमारा सामना किससे होगा बताओ? सेल वॉल से अंदर आएंगे, सबसे पहले हमारा सामना किससे होगा? सामना होगा हमारा सेल मेम्ब्रेन से, हमारा सामना होगा। ठीक है, तो चलिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। तो बेटा हम जानते हैं कि प्रोटोप्लाज्म इज द ट्रूली अलाइव पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, और उसकी सबसे बाहर वाली बाउंड्री क्या होती है? वो होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म की सबसे बाहर वाली जो लिविंग बाउंड्री होती है वो क्या होती है? वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, और जो कुछ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर होता है वो नॉन लिविंग होता है। क्लियर? ठीक है, देखिए क्या लिखा पहला पॉइंट इसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ ए सेल। ठीक है, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे बैक्टीरियल सेल हो, तो जो आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री होती है बेटा सेल की वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म की सबसे बाहर वाली परत क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दिया था फेफर ने। ठीक है, टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दिया था फेफर ने, और सेल मेम्ब्रेन टर्म का इस्तेमाल किया था नॉगेल और क्रेमर ने। टर्म प्लाज्मोलेमा दिया जेक्यू प्लो ने, और यूनिट मेम्ब्रेन कहा रॉबर्टसन ने। के कभी कभी क्या जो है वो टर्म वाले क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में मैच दी कॉलम में आ जाते हैं। हालांकि ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर में कई बार इनको पूछा गया है बेटा, इसलिए एक बार पढ़ा हमारा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? यदि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना तो हमें बहुत कलरफुल पिक्चरें नहीं दिखाई पड़ती हमें। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मेम्ब्रेन को देखोगे तो मेम्ब्रेन में आपको तीन परतें दिखाई पड़ेंगी। मेम्ब्रेन में आपको तीन परतें दिखाई पड़ेंगी। पहली परत क्या होगी? यदि हम पहली परत देखें यहां पे, पहली लेयर तो हमको ये दिखाई पड़ रही है। ठीक है, ठीक, जो कि जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर है। फिर एक परत दिखाई पड़ रही है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट लेयर है। ठीक है, फिर दिखाई पड़ रही है तीसरी लेयर, ये क्या है? ये भी इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर है। मतलब ये हुआ कि हमको तीन परतें दिखाई, इलेक्ट्रॉन डेंस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट, इलेक्ट्रॉन डेंस के तीन परतें हमें मेम्ब्रेन के अंदर दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है ना, अब फंडा समझ लो जरा।
कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो बेटा, जब इलेक्ट्रॉन बीम प्रोटीन पे आके टकराती है ना, तो इलेक्ट्रॉन बीम वहां पे रुकती है कुछ समय के लिए, तो वहां पे डेंस बन जाता है, गहरे रंग का दिखाई पड़ता है वो। मतलब जहां जहां प्रोटीन प्रेजेंट होगा वहां वहां पे हमको हाई डेंसिटी दिखाई पड़ेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंस हिस्सा दिखाई पड़ेगा। और जहां पे लिपिड होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट हिस्सा दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि सेल मेम्ब्रेन में आपको प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन ऐसी परतें दिखाई पड़ रही हैं, मतलब मेम्ब्रेन आपको जो है वो ट्राइलेम्युलर दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना। ये बिल्कुल सिंपल फाइंडिंग बताई मैंने आपको कि मेम्ब्रेन यदि आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ट्राइलेम्युलर आपको वो दिखाई पड़ेगी। क्लियर, ठीक है। क्या लिखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए ट्राइलेयर्ड स्ट्रक्चर, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन। अब लिपिड की भी क्या होती है, लिपिड की होती है बाइलेयर, लिपिड में भी क्या होती है, द्विपर्त होती है। पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसको जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट लेयर के रूप में दिखाता है, ठीक है। यदि हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, इट इज सिलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमेबल, ठीक है। देखो बेटा, एक सॉल्यूशन जो होता है, ध्यान से बात सुनना कॉन्सेप्ट को, एक सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। एक होता है घोलने वाला, एक होता है घुलने वाला, ठीक है। यदि कोई मेम्ब्रेन है सॉल्वेंट को अपने आर पार जाने देती है, सॉल्यूट को भी आर पार जाने देती है, ठीक है। कोई मेम्ब्रेन है उससे एक सॉल्यूशन का, ध्यान से मेरी बात सुनिए ध्यान से बेटा, क्या है, मैं कॉन्सेप्ट को एकदम सिंप्लीफाइड कर आपको बतला रहा हूं कि यदि एक सॉल्यूशन में दो चीजें होती, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है ना। यदि कोई मेम्ब्रेन जो है वो सॉल्वेंट को और सॉल्यूट को दोनों को अपने आर पार निकलने दे रही है, इसे बोलेंगे हम फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन। क्या बोलोगे इसे, मुक्त पारगम मेम्ब्रेन बोलोगे, फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन बोलोगे आप, ठीक है। मान लो ये ना तो सॉल्यूट को अपने आर पार निकलने दे रही है, ना सॉल्वेंट को अपने आर पार निकलने दे रही है। मान लो कोई मेम्ब्रेन है, उससे ना तो सॉल्यूट आर पार निकल सकता है, ना सॉल्वेंट आर पार निकल सकता है, आप बोलोगे इम्परमीबल मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। पहले इन वर्ड को समझो आप, तब हम आगे बढ़ेंगे। इम्परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। मान लो ऐसा हो कि एक मेम्ब्रेन है वो सॉल्वेंट को तो आर पार निकलने दे रही है, सॉल्वेंट को, वो एक मेम्ब्रेन है जिससे सॉल्वेंट आर पार निकल सकता है लेकिन सॉल्यूट आर पार नहीं निकल सकता है। ध्यान से बात सुनना, ठीक है। एक मेम्ब्रेन ऐसी है जिससे कि वाटर या लिक्विड तो आर पार निकल सकता है, परंतु सॉल्यूट जो है, विलेय कण उसके आर पार नहीं निकल सकते हैं, इससे बोलेंगे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के। जब हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, मतलब सॉल्यूट आर पार नहीं निकल सकता है, केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर पार निकल सकता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा हो, अब सुनो, तीन कंडीशन देखी हमने, सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों निकल पा रहे हैं आर पार, फ्रीली परमेबल। केवल ना सॉल्यूट निकल पा रहा है ना सॉल्वेंट निकल पा रहा है, इम्परमेबल। केवल सॉल्वेंट निकल पा रहा है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकल पा रहे हैं, परंतु सॉल्यूट नहीं निकल पा रहा है, तो क्या हो गया वो सेमी परमेबल। मान लो ऐसा हो कि सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल आर पार निकल जाता है, सिलेक्टेड सॉल्यूट के, नॉट ऑल, सिलेक्टेड यानी जो सॉल्यूट हैं वो आर पार निकल सकते हैं, बट सिलेक्टेड, केवल सिलेक्टेड, कुछ सॉल्यूट आर पार निकल सकते हैं, कुछ नहीं निकल, कुछ सॉल्यूट आर पार नहीं निकल सकते, कुछ निकल सकते हैं, मतलब मेम्ब्रेन हो गई ये सिलेक्टिव परमेबल। क्या हो गई, सिलेक्टिव परमेबल। अब आपसे कोई बोलता है कि सेल मेम्ब्रेन है सिलेक्टिवली परमेबल, तो इसका मतलब क्या है, सेल मेम्ब्रेन यदि सिलेक्टिवली परमेबल है, इसका मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन से आर पार वाटर मॉलिक्यूल आराम से निकल सकता है, लेकिन सभी सॉल्यूट आर पार नहीं निकल सकते हैं, कुछ सिलेक्टेड सॉल्यूट आर पार निकल पाते हैं। क्लियर, ठीक है। इट इज परमेबल फॉर वाटर एंड सम सिलेक्टेड सॉल्यूट। ये एक ऑस्मोटिक बैरियर है, ठीक है, यानी इससे चूंकि सभी सॉल्यूट आर पार नहीं निकल पाते हैं, तो ये एक ऑस्मोटिक बैरियर के रूप में काम करता है। जब भी कभी हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं बेटा, तो हमेशा हम केवल वाटर के मूवमेंट की बात करते हैं, ये प्लांट फिजियोलॉजी वाला हिस्सा आ गया। जब भी कभी हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो बेटा केवल हम जो है वाटर के मूवमेंट की बात करते हैं, सॉलिड की मूवमेंट की बात नहीं करते। यदि आप लिविंग सेल में ऑस्मोसिस को समझोगे तो आपको मानना पड़ेगा कि सेल मेम्ब्रेन एक लिमिट तक, एक सीमा तक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के समान काम करेगी, ठीक है ना। हम आगे इन कंडीशन पे बात करेंगे, अभी दिमाग में डाल लो। इन जनरल मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिवली परमेबल, डिफरेंशियली परमेबल, वाटर प्लस सम सिलेक्टेड सॉल्यूट। लेकिन जब हमें ऑस्मोसिस को समझाना होता है तो वैसी कंडीशन में मेम्ब्रेन को क्या मान लेते हैं हम, सेमी परमेबल, ठीक है ना। ठीक, मेम्ब्रेन
हर एक लिविंग सेल ने हर एक लिविंग सेल में मेम्ब्रेन आपको देखने मिलती है, क्योंकि वो जो भी लिविंग सेल होगी उसमें लिविंग लिक्विड प्रेजेंट होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा। मतलब ट्रूली अलाइव पार्ट ऑफ सेल क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म होगा। और प्रोटोप्लाज्म की बाउंड्री क्या होती है? मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जब भी लिविंग लाइफ होगी मेम्ब्रेन जरूर मिलेगी। ठीक है, क्वासीफ्लड प्लेबल फिल्म लाइक स्ट्रक्चर, मतलब मुलायम, सॉफ्ट। ठीक है, जैसे मलाई होती ना क्रीम के समान, एक पतली सी झिल्ली के समान परत होती है। क्वासी फ्लूइड मतलब एकदम लिक्विड नहीं होती है, एकदम सॉलिड नहीं होती है, कुछ हिस्सा इसका सॉलिडिफाई होता है, कुछ लिक्विड हिस्सा होता है। क्वासी फ्लूइड बोलते हैं, अर्ध तरल बोलते हैं इसको। ठीक है, और झिल्ली के समान ये दिखाई पड़ती है। प्रश्न उठता है कि मेम्ब्रेन्स क्यों जरूरी है? पॉइंट इज दैट कि मेम्ब्रेन्स क्यों जरूरी है भाई। इमेजिन करो, मैं तुमको बड़ी सिंपल सी बात तुमसे कह रहा हूं कि जस्ट इमेजिन वन थिंग। ठीक है, इमेजिन करने से पहले हम समझ लेते हैं। सपोज करो, कल्पना करते हैं हम। ठीक है, तुम्हारे घर में 3 कमरे हैं, मान लिया मैंने, 2 बेडरूम है, एक लिविंग रूम है, किचन है, 2 बाथरूम है। ठीक है, कल्पना करते हैं कि तुम्हारा घर है, उस घर में क्या है, इमेजिन करके उस घर में क्या है। ये तुम्हारा घर है। ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा घर है, इसका घर का दरवाजा है ये। ठीक है, यहां इंटर करते हैं घर में, तो यहां पे लिविंग रूम आ गया अपना, मेहमान आके बैठते हैं, सोफे वोफे लगे हुए हैं। फिर ये दरवाजे से अंदर गए हम। ठीक है, फिर कॉरिडोर के पास में ये मम्मी पापा का कमरा आ गया ये। ठीक है, ठीक, फिर ये तुम्हारा कमरा आ गया ये। ठीक है, फिर अंदर इंटर किए हम, ये दादी माँ का कमरा आ गया। दादी को साथ रखना जरूरी है भाई, दादी माँ का कमरा आ गया। बड़े बुजुर्ग साथ रहते हैं, उनका सम्मान करते हो, उनसे बात करते हो तो ईश्वर को खुशी मिलती है। ठीक है, दादी माँ का कमरा आ गया ये। फिर इसके बाद ये तुम्हारा आ गया है किचन वाला हिस्सा आ गया। आप बोलोगे कि क्या कर रहे हो सर, किचन वाला हिस्सा आ गया, सुनो बात। ये फिर बाथरूम बने हुए हैं, मान लिया हमने। ठीक है, समझने के लिए। अब ये तुम्हारा घर है। ठीक है, इसमें जो है वो बकायदा बाहर दीवारें हैं, इसमें अंदर इसमें हिस्से बटे हुए हैं कि आपने कहा कि ये लिविंग रूम हो गया, ये लिविंग रूम हो गया, मम्मी पापा का कमरा हो गया, हमारा खुद का कमरा हो गया। ठीक है ना, और ये दादी का कमरा हो गया, किचन हो गया, बाथरूम हो गया। ठीक है ना, तुम इमेजिन करो, तुम सुबह सो के उठे, इमेजिन करो सारी दीवारें गायब, टक से, ऑल वॉल्स डिसअपियर, सारी दीवारें गायब हो जाएं, क्या होगा? आपको एकदम अव्यवस्था नजर आएगी आपको कि जो किचन की सब दीवारें गायब, बाहर की सारी बाउंड्री गायब, कमरों की दीवारें गायब। अब क्या? अब ना तो मम्मी पापा का कमरा बचा, ना तुम्हारा कमरा बचा, ना दादी का कमरा बचा, ना किचन बचा, ना बाथरूम बचे। और मान लो दीवारें जब गायब हो रही हो, छोटा वाला भाई बाथरूम में हो, तो फिर मतलब तो मजाक बन जाएगा, गड़बड़ मामला हो गया वो तो पूरा। ठीक है, अब आप सोचो, इमेजिन करते हैं कि एक कुछ मिनट के लिए इमेजिन करते हैं कि अचानक से घर की दीवारें गायब हो गई, तो अब क्या होगा? अब बड़ी भारी अव्यवस्था होगी। बाहर से कोई जो है वो गाड़ी जा रही है, उसकी पूरी धूल अंदर, घर का सामान, घर कैसे बनाएं, कैसे बाथरूम जाएं, कैसे सो जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ छिपाने को, कंट्रोल में कुछ है ही नहीं है अपने। कोई भी आदमी निकलेगा, कोई सामान उठा के ले गया तो पीछे भागना पड़ेगा उसके, भैया सामान वापस कर हमारा। अव्यवस्था, पूरा कियोस रहेगा, मामला गड़बड़, पूरी व्यवस्था गड़बड़। कमरा बंद करके पढ़ने का मन था, अरे कमरे में दीवार ही नहीं, क्या बंद कर लोगे? नॉट पॉसिबल। मतलब भारी व्यवस्था, क्योंकि अभी क्या था, पूरे घर में व्यवस्था थी कि लिविंग रूम में मम्मी पापा का कमरा, आपका कमरा स्टडी रूम, आपका किचन में खाना बन रहा है, बाथरूम में बाथरूम वाला काम होता है। ठीक है, दादी अपने कमरे में, मतलब पूरी व्यवस्था थी। पूरी व्यवस्था 1 मिनट में गड़बड़ा गई पूरी। सेल के अंदर भी यही होता है, बाहर सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है भैया देखो हमारे एंजाइम अलग है, हम बना रहे हैं, हम जो है वो जो फूड मॉलिक्यूल उससे एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो अपना काम कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना सिस्टम काम कर रहा है, जैसे किचन में काम अपना अलग चल रहा है, या अपना कोई प्रोसेसिंग यूनिट में काम अलग चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम कर रहा है।
क्लोरोप्लास्ट बोलता है भैया हम खाना बना रहे हैं, हम तो किचन है सेल का, वो अपना काम कर रहा है। गोल्जी बॉडी बोलता है हमको मटेरियल पैक करना है, हम अपना काम कर रहे हैं। सबने अपनी अपनी बाउंड्री बना रखी है और अपना अपना काम करने, क्योंकि सबके एंजाइम अपने अपने जगह पर प्रेजेंट है। भाई मम्मी पापा का कमरा है, तुम्हारा कमरा है, सब जगह अलग अलग है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आपके घरों में जो अलग अलग कमरों में जो काम है, वैसा ही सेल के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट में काम होता है। तो पॉइंट ये है कि यदि आप मेम्ब्रेन हटा दोगे तो पूरा सिस्टम कचरा हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, कोई भी सेपरेशन एंजाइम सिस्टम के बीच बचेगा नहीं, वो तो इफेक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मेम्ब्रेन इसलिए एसेंशियल होती है, ठीक है। आप देखो ना, ये एक व्यक्ति है, इसके पास कोई घर, कुछ नहीं है, इसके पास घर नहीं है, खुला है, होमलेस है। आपको क्या लगता है, आपके दिमाग में बात आती होगी कि अमेरिका बहुत अमीर है, अमेरिका में ऐसा है, अमेरिका में वैसा है। मैंने बहुत भिखारी देखे हुए यूएसए के अंदर, होमलेस कहते हैं उनको, होमलेस पीपल कहते हैं। ये जो है ना ट्रॉली में अपना सामान लेके चलते हैं कहीं पे भी, आपको न्यूयॉर्क में बड़ी संख्या में देखने मिल जाएंगे। मैं सच कह रहा हूं, बोर्ड लगाए रहेंगे वो कि हमको, आई एम होमलेस, मुझे कुछ पैसे दे दो। भिखारी अमेरिका में भी बहुत है, हमारे यहां भी है, वहां भी है। वहां के भिखारी जो है ना वो डिफरेंट लेवल पे है। आपसे बोलेंगे $2 दो, $3 दो, $5 दो, कॉफी पीने जाएंगे, जीन्स पैंट पहने होंगे, ठीक है। होमलेस है इसलिए भिखारी, घर नहीं है। अपने यहाँ पे आदमी जो है ना, जो काम, मैंने गौर किया है कि अपने देश में लोगों में ज्यादा कर्मठता है, हमारे देश में लोगों में काम करने की क्षमता ज्यादा है। वो लोग डिफरेंट, मतलब मैं सच बोल रहा हूं, मैं तो अमेरिका बहुत लंबा रहा हूं, मैं तो मुझे मालूम है कि यूएसए के अंदर जो है ना, एक स्याह पक्ष भी है यूएसए का, ब्लैक पिक्चर भी उसकी पूरी है, ठीक है। खैर कभी बात करेंगे बाद में। अभी आप देखो होमलेस पीपल को देखो आप, ठीक है ना, ठीक। एक तब होमलेस पीपल, एक तब होम वाला है। अब बताओ कहां पे व्यवस्था ज्यादा है, कहां पे बेहतर काम होगा, कहां पे सिस्टम बना रहेगा। सिंपल सी बात है, घर के अंदर तो मेम्ब्रेन्स आर एसेंशियल, ठीक है। क्यों एसेंशियल होती है, चलो आप बात समझ गए हम, है ना। इट सेपरेट सेल्स प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, के बाहर के वातावरण से सेल के प्रोटोप्लास्ट को वो सेपरेट करती है, ताकि अंदर एक ऑर्डर में काम चलता रहे बाहर के डिस्टर्बेंस की तुलना में। मतलब फॉर मेंटेनिंग ऑर्डरलीनेस इनसाइड द प्रोटोप्लास्ट एज कंपेयर टू द डिसऑर्डर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब बाहर का जो डिसऑर्डर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसकी तुलना में प्रोटोप्लास्ट के अंदर एक क्रम सीक्वेंस बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मेंटेनिंग डिस्टिंक्टिव केमिकल एंड फिजिकल आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल, के हर एक सेल ऑर्गेनेल का अपना एक आइडेंटिटी है, अपना एक काम करने का तरीका है। तो याद रखो अच्छे से कि माइटोकॉन्ड्रिया अपने तरीके से काम कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट अपने तरीके से काम कर रहा है। तो जो काम कर रहे हैं, जो उनको एंजाइम चाहिए, जो उनको केमिकल चाहिए, वो सब अपने पास मेंटेन रखते हैं। भाई किचन के अंदर मान लो मम्मी को, अब तुम कुछ सोचो ना, खाना बन रहा है घर के अंदर, जीरा, क्या क्या, काली मिर्च, जीरा, नमक, लाल मिर्च, दाल, अरे जो भी किचन में लगता है ना, अजवाइन, वो सारे डब्बे मम्मी ने किचन में रखे हुए हैं, है ना, ठीक है। वहां तुम्हारे पढ़ने वाले कमरे में किताबें, पेन, पेंसिल, कॉपी तुम्हारे कमरे में रखा हुआ है ना। दादी के कमरे में दादी की दवाइयां, दादी का कुकी जो है वो बाम, घुटने में दर्द है तो बाम भी लगाती हैं, वो सब दादी के कमरे में रखा है। अब तुम इमेजिन करो एक मिनट के लिए, और बाथरूम में रखा हुआ हार्पिक, बाथरूम साफ करने वाला। क्या आपके टूथब्रश में नमक है? डर गए ना, तुम डर गए ना। क्या आपके टूथब्रश में नमक है? टीवी में ऐड आता है तो टूथब्रश भी रखा हुआ है, सब ब्रश रखा हुआ है, तो पॉइंट ये है कि तुम खुद सोचो, हर कमरे में अलग अलग सामान रखा, अलग अलग कार्यक्रम के लिए। अब खुद सोचो तो कि मान लो ऐसा हो कि व्यवस्था ही ना हो, मम्मी को अजवाइन का डब्बा चाहिए, अजवाइन डालनी है सब्जी में, अजवाइन का डब्बा मिल रहा है कहां पे? टॉयलेट में। हार्पिक मिल रहा है दादी की दवा के साथ में, दादी की दवा मिल रही है पेन पेंसिल के डब्बे में, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, सिस्टम पूरा बिगड़ जाएगा। तो मतलब हर कंपोनेंट को अपना अपना जगह बनाना भी कि ये सामान यहां रहेगा, ये सामान यहां रहेगा। अपने घरों में अपन ऐसी व्यवस्था रखते हैं, है ना, ठीक है। तो मेंटेनिंग डिस्टिंक्टिव केमिकल एंड फिजिकल आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम सिस्टम एंड मेटाबॉलिक पाथवे जरूरी है, तब तो काम हो पाएगा, नहीं तो काम ही नहीं हो पाएगा, नहीं तो इफेक्टिवली काम हो ही नहीं पाएगा बेटा, ठीक है ना। मेम्ब्रेन्स कभी भी स्थिर नहीं होती है। अरे आप सोचो कि स्थिर फिक्स होती है, नहीं, मेम्ब्रेन स्टैटिक, मेम्ब्रेन में लगातार मेम्ब्रेन रिन्यू हो रहती है, नया हिस्सा बना, अब रिन्यू होती है, एक्सटेंड करती है, रिमूव भी होती है, मूव भी करती है, फोल्ड भी होती है। याद है
मेम्ब्रेन के फोल्ड जो बैक्टीरिया में देखने मिलता है, अच्छा नाम बताओ, मेम्ब्रेन के फोल्ड जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म की ओर होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? सेल मेम्ब्रेन के फोल्ड जो बैक्टीरिया में आपको साइटोप्लाज्म की तरफ दिखाई पड़ते हैं, उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? पढ़ाया हुआ है मैंने, ये मत बोलना बताया नहीं है ना? बताओ, ठीक है। तो मेम्ब्रेन रिन्यू भी होती है, ठीक है, और मेम्ब्रेन जो है वो अपना एक्सटेंडेड भी होती है, रिमूव भी होती है, ठीक है। कोई हिस्सा डैमेज होता है तो उसको तुरंत रिपेयर भी करती है। जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है उनकी मोटाई कितनी होती है? 75, मोस्टली वो 75 एंगस्ट्रॉम क्या होती है? 75 एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 7.5 नैनोमीटर आएगा, है ना? क्लियर? मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से मेम्ब्रेन की स्टडी नहीं कर सकते हैं। मेम्ब्रेन की स्टडी करना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको इलेक्ट्रॉन डेंस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट, इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर देखने मिलेगी। प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन लेयर आपको देखने मिलेगी। देखिए, है ना, प्रोटीन, है ना, क्या 2 सेल हैं आसपास में, देखो आप, है ना, ठीक। ये हो गई आपकी प्रोटीन लेयर, फिर ये लिपिड लेयर, और ये फिर प्रोटीन लेयर, ट्राइलेमुलर लेयर देखने मिलेगी, ठीक है ना? ठीक है, ये एक्चुअल इमेज है, ऐसा ही दिखाई पड़ता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या लिखता है? चलिए एनसीईआरटी में आते हैं। द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s, ठीक है। किसने खोजा था इसको? नॉल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। मीनवाइल केमिकल स्टडीड ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल, आरबीसी में किया गया। उससे साइंटिस्ट को मालूम चला कि मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या केमिकल हो सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, ये साइंटिस्ट को पहले से मालूम था। जो भी सेल मेम्ब्रेन, किसकी मेम्ब्रेन को जनरली यूज किया गया बेटा? यहां पर स्टडी करने के लिए आरबीसी की मेम्ब्रेन का यूज किया गया। इसके आधार पर साइंटिस्ट इस बात को जानते थे कि मेम्ब्रेन में क्या क्या केमिकल हो सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये है मेम्ब्रेन का मॉडल, जिसे बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, और इसको दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। किसने दिया था? आगे बात करेंगे इस पर। सिंगर और निकोलसन ने इसको दिया था बेटा, ठीक है ना। इसमें क्या बता रहा है? बोल रहा है आपसे कि मेम्ब्रेन वास्तव में लिपिड की द्विपरत होती है, जिसमें प्रोटीन भी आपको देखने मिलता है, ठीक है। इस मॉडल को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देख लो आप इसमें कि मेम्ब्रेन में लिपिड, और जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमको कंफ्यूज कर रहा था कि लगातार प्रोटीन की लेयर, लगातार लिपिड की लेयर, ऐसा नहीं है। मेम्ब्रेन में जो है वो लिपिड की कंटिन्यूअस बाइलेयर है, बीच बीच में प्रोटीन वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। एग्जैक्टली मेम्ब्रेन ऐसी दिखाई पड़ती है। जब तस्वीरें तैयार की गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और गौर से देखा गया, फ्रिज इचिंग टेक्निक का यूज किया गया, स्टेनिंग को स्टडी किया गया, तो मालूम चला कि मेम्ब्रेन में लिपिड की कंटिन्यूअस बाइलेयर होती है। मेम्ब्रेन इज ए कंटिन्यूअस लिपिड बाइलेयर, जिसमें कि प्रोटीन धसे होते हैं, प्रोटीन चिपके होते हैं उसमें, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन को समझने के लिए हम क्या करते हैं? आरबीसी की मेम्ब्रेन यूज करते हैं, और जो टेक्निक यूज करते हैं वो है फ्रिज फ्रैक्चर और फ्रिज एचिंग टेक्निक का हम यूज करते हैं बेटा, ठीक है ना। ऑलरेडी बात किया हमने। अब एनसीईआरटी क्या लिखता है? जो भी मेम्ब्रेन पे अध्ययन किया गया, केमिकल एनालिसिस जो की गई, उससे क्या मालूम चला कि मेम्ब्रेन मेनली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से। मेनली मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से, ठीक है। और जो सबसे कॉमन लिपिड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है वो है फॉस्फोलिपिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बाई लेयर के फॉर्म में होता है। ऐसा अरेंज करता है अपने आप को, ये ऐसे, इसमें हेड होता है, टेल होती है, हेड होता है, टेल होती है फॉस्फोलिपिड में, ठीक है ना। लिपिड में आपको बाइलर के ऊपर, इसमें पोलर हेड होता है, मतलब एक लिपिड मॉलिक्यूल को देखोगे तो उसमें आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, एक हेड होगा इसमें, ये इसका हेड होगा, और ये इसकी 2 टेल होंगी इसकी, ये, ठीक है। तो लिपिड जो है फॉस्फोलिपिड इज ए मॉलिक्यूल, इसमें एक हेड होगा जो कि क्या होगा बेटा? जो कि पोलर मतलब वाटर लविंग होगा, किसका? जो वाटर की तरफ जाएगा, एक सिरे पर जाएगा, पोलर बोलेंगे हम के। और हाइड्रोफोबिक है ना, हाइड्रोफिलिक जल स्नेही, वाटर की तरफ, फिलिक मतलब स्नेह करने वाला, फोबिक मतलब डरने वाला। तो जो लिपिड जो है वो हाइड्रोफोबिक टेल से होगा इसमें, और हाइड्रोफिलिक क्या होगा इसमें? हेड होगा इसमें, ठीक है। बाहर तब होता है, सिंपल सी बात है। अब सेल के बाहर टिश्यू फ्लूइड का वाटर, ठीक है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का वाटर। तो लिपिड क्या करता है? बाइलेयर बना लेगा, बाहर वाटर अंदर वाटर, तो हेड जो है वो आउटसाइड को फेस करेगा, और बीच में क्या होगा? लिपिड लेयर होगा यहां पे, ठीक है।
है ना। मतलब बेटा ये कि हेड टेल, हेड टेल, ठीक है ना। देखो आप है ना, ऐसा बाइलेयर हमको देखने मिलेगा, क्योंकि बाहर वाटर होगा बेटा, बाहर टिश्यू फ्लूइड का या मीडियम का वाटर होगा, अंदर साइटोप्लाज्म का वाटर होगा, तो हेड वाटर को फेस कर लेता है, ठीक है ना। इससे मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी बनी रहती है। इस ऐसे अरेंजमेंट से क्या होता है बेटा, ये नॉन पोलर टेल को जो है वो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोटेक्टेड इट फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, एक्वस एनवायरनमेंट से टेल बचाने की कोशिश करती है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन बोले तो बेटा लॉन्ग फैटी एसिड चेन, ठीक है ना। जो टेल होती है वो टेल किससे बनी होती है, फैटी एसिड के। अब जो फॉस्फोलिपिड होता है उसमें जो हेड होता है, जो हेड होता है ये बना होता है ग्लिसरॉल से और फॉस्फेट से, ठीक है। और जो टेल होती है ये बनी होती है फैटी एसिड से। फैटी एसिड क्या होते हैं, लंबे हाइड्रोकार्बन जिनमें कि एंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। केमिस्ट्री, प्लेन केमिस्ट्री। फॉस्फोलिपिड में कई बार जो है फॉस्फोलिपिड के साथ में मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी देखने मिलता है हमको। मेनली जो लिपिड कंपोनेंट होता है मेम्ब्रेन का वो होता है एक तरह का फॉस्फोलिपिड होता है, और सबसे कॉमन जो फॉस्फोलिपिड होता है वो होता है फॉस्फोग्लिसराइड्स, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन एनसीईआरटी की यहां पर इंपॉर्टेंट है, एक एनसीईआरटी की एक एक लाइन यहां पर इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। क्लियर, एक बार जरा ध्यान से देखो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलर होती है, हेड बाहर तरफ और अंदर तरफ होगा हेड, वाटर जहां जहां फेस करेगा हेड वहां होगा, बीचों बीच क्या होगी वो टेल होगी इसमें, ठीक है ना। बाद के बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन बतलाते हैं कि मेम्ब्रेन में कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी आपको देखने मिलता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होता है मेम्ब्रेन में, कुछ मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी आपको देखने मिलता है, ठीक है। जो रेशियो होता है प्रोटीन लिपिड का ये अलग अलग मेम्ब्रेन में अलग अलग सेल टाइप में अलग अलग होता है। यदि आरबीसी की मेम्ब्रेन को देखोगे तो आरबीसी की मेम्ब्रेन को देखोगे तो आरबीसी की मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन, 40% लिपिड और 8% होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट, है ना, ठीक है, याद रखिएगा। ह्यूमन बींग्स में जो आरबीसी इरिथ्रोसाइट बोले तो आरबीसी इरिथ्रोसाइट बोले तो रेड ब्लड सेल्स, इसकी मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन, 40% लिपिड और 8% क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है इट इज द आउटर मोस्ट इलास्टिक लिविंग सिलेक्टिवली परवल लेयर होती है, सेल्फ रिपेरेबल होती है बेटा, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, ट्राइलेमुलर स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर आने वाले केमिकल्स मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करता है, क्या अंदर आएगा क्या बाहर जाएगा ये सब कुछ सेल मेम्ब्रेन के कंट्रोल में होता है। दिस सिंगल डेफिनेशन कैन गिव द इंटायर पिक्चर कि सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर वाली प्रत्यास्थ खींच सकती है ना, इलास्टिक लिविंग लेयर होती है, सिलेक्टिवली परवल होती है, रिपेयरिंग कर सकती है, सेल्फ हीलिंग कर सकती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, 3 लेयर होती है, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन की परतों के समान दिखाई पड़ती है हमें, और जो भी मॉलिक्यूल अंदर बाहर जाएगा उसका वो कंट्रोल करती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो दरवाजों के समान काम करती है, जिस केमिकल को सेल के अंदर आना है या जिस केमिकल को सेल से बाहर निकालना है ये मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। मेम्ब्रेन में विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन बोलते हैं, जिनको हम चैनल प्रोटीन कहते हैं, कैरियर प्रोटीन कहते हैं, वो दरवाजों के समान काम करते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है, लिविंग होती है, लिविंग स्ट्रक्चर है तो ये इंफॉर्मेशन को भी रिसीव करती है। इसमें स्पेशल टाइप के प्रोटीन रिसेप्टर पाए जाते हैं और वो प्रोटीन रिसेप्टर सूचनाओं को सेल के अंदर भेजते हैं। ये मटेरियल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है, क्या अंदर लेना है क्या अंदर से बाहर निकालना है मेम्ब्रेन तय करती है। ये इसमें कैपेसिटी होती है कि ये अपने हिस्से को तोड़ सकती है, एक वेसिकल बना सकती है। तो मेम्ब्रेन डायनामिक नेचर की होती है ना, वो स्टैटिक नहीं होती है, डायनामिक। डायनामिक मतलब उनके अंदर परिवर्तन हमको देखने मिलते हैं, ठीक है। यदि आप इन जनरल केवल आरबीसी की बात ना करें, आप सभी लिविंग सेल की मेम्ब्रेन की बात करें, केवल आरबीसी की बात ना करें, सभी लिविंग सेल की मेम्ब्रेन की बात करें तो आपको जो है वो बड़ा वेरिएशन देखने मिलेगा। एनसीईआरटी भी लिखता है कि अलग अलग सेल टाइप में वेरिएशन देखने मिलेगा। तो वो वेरिएशन कहां से कहां तक होता है, 28 से 79% तक लिपिड हो सकता है, वेरी करता है, 20 से 70% प्रोटीन, 1 से 10% कार्बोहाइड्रेट, 20% वाटर कंटेंट हो सकता है। आरबीसी की मेम्ब्रेन के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है, ये वेरी करता है, ठीक है, ठीक, याद रखिए। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें 51% प्रोटीन, 47% लिपिड और 2% कार्बोहाइड्रेट होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में 76% प्रोटीन, 23% लिपिड और 1% कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ये दो बातें क्यों बताई मैंने, क्योंकि आपको याद रखना है, इसलिए याद रखना है कि आगे जब माइटोकॉन्ड्रिया में हम पढ़ेंगे ना, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देखेंगे ना, सेलुलर रेस्पिरेशन को देखेंगे बेटा हम, तब हमें मालूम चलेगा। जब कोशिकीय श्वसन देखेंगे हम, माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन के व्यवहार में अंतर क्यों है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बिहेवियर में अंतर क्यों है, क्योंकि दोनों के कंपोजिशन में अंतर होता है। जो हमारा ब्रेन है, न्यूरॉन्स है, उसमें 80% लिपिड होता है, 20% होता है प्रोटीन। देखो लिपिड अधिक होता है, ठीक है। कई लोग कहते हैं ना खाने में बिल्कुल फैट नहीं खाना चाहिए। हमारे जो इंडियन कल्चर में जो चीजें हैं ना बेटा, कि रोटी पर घी लगा खाना चाहिए, रोटी पर घी लगा खाना चाहिए, अच्छा है। साइंटिस्ट, वेस्ट के साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताया कि घी जो है वो तेल से कई गुना अच्छा है। तेल बड़ा नुकसानदायक है। रिफाइंड ऑयल तो जहर है, रिफाइंड ऑयल जहर होता है, घी अच्छा होता है। लेकिन अप टू ए लिमिट, पता चला घी पीने लगे तो प्रॉब्लम वाली बात है। जितना नॉर्मल रोटी में घी लाग खाते हैं ना, वो उतना ही घी चाहिए बॉडी को, ठीक है। आपके ब्रेन के बेटर फंक्शनिंग में वो रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जो पुरानी हमारी परंपराएं हैं ना, उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, कारण उनके पीछे, भले ही उन्हें वैज्ञानिक प्रमाण उनके पास ना रहे होंगे, पर जानकारी उनकी बिल्कुल सही थी वो, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। देखो जो कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज है मेम्ब्रेन में, वो 1 से लेकर 10% तक वेरी करता है, 1 से वो 10% तक वेरी करता है, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइको। अब देखो 1 से लेकर 10% तक वेरी करता है। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनना, समझना, मेम्ब्रेन में क्या है, लिपिड और प्रोटीन। मेनली लिपिड है और प्रोटीन है, लिपिड लिपिड लिपिड, प्रोटीन बीच में प्रेजेंट है इसमें। तो मान लो कार्बोहाइड्रेट लिपिड पर जाकर जुड़ गया, मान लो कार्बोहाइड्रेट लिपिड पर जाकर जुड़ गया, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या वर्ड करते हैं, ग्लाइको, ग्लूकोज से वर्ड है ग्लाइको। ग्लाइकोलिपिड मतलब लिपिड के साथ में कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है। दूसरा प्रोटीन पर जुड़ा है तो क्या बोलोगे, क्या बात है, क्या बोलोगे, ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन पर जुड़ा, क्यों बत्ती बुझा देते हो दिमाग की, एक्टिव रहो भाई, मैं भी तो पढ़ा रहा हूं। लंबा लेक्चर हो गया, कितने मिनट बचे हैं, हप नहीं, मजा नहीं आया, आप पढ़ाई करो, अलर्ट रहो, समझ गए। तो अभी क्या बोला मैंने आपसे, प्रोटीन पे जब कार्बोहाइड्रेट आकर जुड़ेगा तो क्या बोलोगे, ग्लाइकोप्रोटीन बोलोगे। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं ना, उस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट मेम्ब्रेन में केवल इसी फॉर्म में, ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में या ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में। और एक मजे की बात यह कि कार्बोहाइड्रेट हमेशा मेम्ब्रेन के आउटर फेस पे है, सेल मेम्ब्रेन के आउटर फेस, सेल से बाहर आउटर फेस पर हमको देखने मिलता है, ठीक है, क्लियर। कार्बोहाइड्रेट जनरली क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड होते हैं। ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं एक शुगर मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड, 2 शुगर मॉलिक्यूल डाइसैकेराइड, कई सारे शुगर मॉलिक्यूल पॉलीसैकेराइड, 2 से अधिक 10 से कम। शुगर मॉलिक्यूल 2 से अधिक हो 10 से कम हो तो क्या बोलोगे आप, ओलिगोसैकेराइड बोलोगे, है ना। 1 शुगर मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड, 2 शुगर मॉलिक्यूल डाइसैकेराइड, 3 ट्राइसैकेराइड, 2 से अधिक 10 से कम ओलिगोसैकेराइड बोलोगे। हेक्सोमीन, सियालिक एसिड, ये सब लिपिड और प्रोटीन जुड़े होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड को मानते हैं। मेम्ब्रेन पर जो कार्बोहाइड्रेट है, मतलब बोले तो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड केवल आउटर सरफेस पे होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के, दे आर प्रेजेंट ओनली ऑन द आउटर सरफेस, ये केवल बाहरी सतह पर होते हैं, ये केवल आउटर सरफेस पे बाहरी सतह पर होते हैं, ठीक है। दे आर इन्वॉल्व इन सेल रिकॉग्निशन एंड सेल एडेशन मैकेनिज्म, ठीक है। अब बड़े मजे की बात है, जो सेल मेम्ब्रेन पर जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है ना, वो मालूम कैसे होते हैं, वो घर की नेम प्लेट के समान होते हैं। तुम्हारा एक घर है, उस घर के बाहर नेम प्लेट लगी पापा के नाम की या घर के नाम की, वर्माज हाउस, वर्मा जी घर तो वर्माज हाउस, ठीक है, या पापा का नाम है मान लो मुरलीधर शर्मा, तो घर के बाहर नेम प्लेट लिखी है प्रोफेसर मुरलीधर शर्मा, ठीक है, ठीक है। घर के बाहर एक नेम प्लेट लगी होती है, भाई प्रधानमंत्री घर के बाहर लगी है प्रधानमंत्री निवास लिखा हुआ है ना। नेम प्लेट घर के बाहर लगाई जाती है, घर के अंदर नहीं लगाई जाती है। कि पता चला एक नाम पर पट्टी बना के लाए, डॉक्टर बंटी, क्लिनिक में नेम प्लेट लगानी है, अंदर लगा दी, बाहर वाले को मालूम ही नहीं चल रहा कि अंदर क्या है। नेम प्लेट तो बाहर लगाने की चीज है ना भाई, है ना, नेम प्लेट तो बाहर लगाने की चीज है। तो ऐसे ही समझ लो, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड सेल के हर एक सेल की अपनी एक नेम प्लेट होती है, बाहर लगाए थे, उससे बाकी सेल को मालूम चलता है कि ये सेल के कैरेक्टरिस्टिक क्या है,
किसका घर है, क्या काम यहां पे हो रहा होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो। ठीक है, तो मतलब जो सेल के मेम्ब्रेन पर जो ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं वो सेल रिकॉग्निशन में, सेल को सेल से पहचानने में, और पहचान कर सेल्स आपस में जुड़ती हैं, एक समान सेल होंगी, आपस में जुड़ेंगी, टिश्यू को बनाएंगी, उसमें वो हेल्प करता है। ठीक है, तो सेल रिकॉग्निशन और सेल एडेशन मैकेनिज्म में ये काम करता है। ठीक है, देखो कैसा होता है, कार्बोहाइड्रेट चेन लिखा हुआ है, आप देखो है ना, प्रोटीन पे तो ग्लाइकोप्रोटीन दिखाई पड़ रहा है आपको ये। ठीक है ना, और बेहतर देखते हैं यहाँ पे, देखा ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन दोनों दिखाई पड़ रहे हैं आपको यहाँ पे। तो ये हमेशा आउटर फेस पे होता है, क्योंकि नेम प्लेट हमेशा घर से बाहर लगाई जाती है, आउटर फेस पे होता है ये। ठीक है, और आउटर फेस पे होता है, और ये सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है बेटा। ठीक है, इसीलिए आपको पता है ना, हमारा इम्यून सिस्टम, यदि एक आदमी की किडनी दूसरे आदमी को लगा दी जाए ना, तो किडनी को रिजेक्ट कर देगी बॉडी, बॉडी बोलेगी ये मेरी किडनी नहीं है, ये मैं तो खत्म कर दूंगी इसको। तो पता है किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट को हमेशा इम्यूनो सप्रेसेंट दवाएं देनी पड़ती हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट को हमेशा वो दवाएं देनी पड़ती है जो उसकी इम्यूनिटी को डाउन करती हैं, नहीं तो उसकी किडनी को बॉडी खत्म कर देगी। हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है ना, वो हमारी सेल में अपने और पराये में अंतर कर पाता है, वो अपने और। जैसे आप बताओ, आपकी पहचान है भारत, इंडिया, आप जब कहीं बाहर जाते हो आपके वाहन पे इस पे इंडियन फ्लैग लगा है, मतलब इंडिया का है, दूसरी कंट्री का फ्लैग लगाया तो दूसरी कंट्री का व्यक्ति है ना। समझ लो हमारी हर सेल पे फ्लैग लगा हुआ है, मेरी बॉडी की सेल, मेरी बॉडी की सेल, मेरी बॉडी की सेल, मेरी बॉडी की सेल, और कोई दूसरा ऑर्गन लाके आपने लगा दिया, किसी और की बॉडी की सेल, किसी और की बॉडी की सेल, तो इम्यून सिस्टम समझ जाएगा ये बाहर से आया है, इम्यून सिस्टम समझ जाएगा ये बाहर से आया, मार देगा उसको, खत्म कर देगा। टिश्यू को पहचानने हमारी बॉडी हमारे टिश्यू को पहचानती है, क्योंकि नेम प्लेट लगी हुई है बाहर। तो मेडिकल वाले वो साइंस कहता है मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक, क्या बोलता है वो कहता है सेल रिकॉग्निशन प्रोटीन और द ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ये सेल के फिंगरप्रिंट के समान होते हैं, इन्हें हम मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब जब आप ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हो, हम पढ़ेंगे आगे फिजियोलॉजी में, ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, तो ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए और बी में किस बात का फर्क है, ब्लड ग्रुप ए और बी में किस बात का फर्क है, ग्लाइकोप्रोटीन का फर्क है। किसका फर्क है, ग्लाइकोप्रोटीन का फर्क है, नेम प्लेट का फर्क है। ठीक है, तो जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं वो फिंगरप्रिंट्स के समान काम करते हैं सेल के, और इन्हें मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स भी हम कहते हैं बेटा। देखो इन्हें हम कार्बोहाइड्रेट टैक्स कहते हैं, मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर? बहुत सारा हो गया सर, अब तो ऐसा लग रहा है कि पंछी बने उड़ती फिरूं मस्त गगन में। ठीक है ना, अब तो इतना हो गया कि 2 घंटा होने आया, इतना ज्यादा नॉलेज हो गया, बोलते थकते नहीं हो क्या सर? ठीक है, जब मिशन बड़ा होता है, लक्ष्य बड़ा होता है ना बेटा, तो कभी कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक तुम जहां हो वहां रहोगे, याद रखना। ठीक है, कड़वी बात खरी बात, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो ही तुम जो है वो आसमान की तरफ बढ़ पाओगे आप। ठीक है, याद रखिए, जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या है, वक्त, क्योंकि वक्त या तो गुजर जाता है या फिर बदल जाता है। तो आज की मेहनत कल की सफलता। चलिए बेटा ना, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।